डीम्ड प्रोस्पेक्टस स्टार्ट करेंगे आज क्लास में अपन, सेक्शन नंबर 28 है ना। तो इसके अंदर क्या था भाई, देखो आईपीओ और एफपीओ ये तो लेके आती है बेटा कंपनी। और अब अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऑफर फॉर सेल पढ़ा था ना एक, ओएफएस, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और दिस इज नोन एज डीम्ड प्रोस्पेक्टस सेक्शन नंबर 28। कई बार क्या होता है, कंपनी के कुछ मेंबर्स अपनी जो शेयर होल्डिंग है उसको डाइल्यूट करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। वो कंपनी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे क्या करो, ये शेयर्स हमारे पब्लिक में बिकवा दो। तो उसको बोला जाता है ऑफर फॉर सेल। आईपीओ एफपीओ तो लेके आती है कंपनी, जबकि ओएफएस क्या होता है, ओएफएस में मेंबर्स रिक्वेस्ट करेंगे, किसको रिक्वेस्ट करेंगे, कंपनी को, कि आप हमारी जो शेयर होल्डिंग है वो क्या करो, पब्लिक को बिकवा दो, पब्लिक में बिकवा दो। जैसे मान लो मुकेश अंबानी है आरआईएल में, तो मुकेश अंबानी ने एक नई कंपनी बनाई और उसके मेजॉरिटी शेयर सपोज करो 90% खुद के पास रख लिए। अब वो क्या कहता है कि भाई कंपनी को फंड की जरूरत है, तो मुकेश अंबानी क्या कह रहा है कि भाई हम अपनी जो मेरी 90% शेयर होल्डिंग है, मैं इसको जो है ना 40% करना चाहता हूँ, मैं जो अपने शेयर्स है वो बेचना चाहता हूँ पब्लिक में। किसको कहेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दैट कंपनी, उनको कंसल्ट करेगा कि आप ये जो मेरे शेयर्स है ना ये कहाँ बिकवा दो, पब्लिक में बिकवा दो। तो वो जो डॉक्यूमेंट पब्लिक में जाएगा कंपनी के थ्रू, उसको क्या बोला जाएगा, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। वो डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू वो कंपनी उस मेंबर के शेयर्स बिकवाएगी पब्लिक में, उसको बोला जाएगा डीम्ड प्रोस्पेक्टस। क्या लिखा है देखो, मेंबर्स ऑफ अ कंपनी प्रपोज, कंपनी के मेंबर्स प्रपोज करते हैं। अब वो मेंबर इंडिविजुअल भी हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं, कि हमारी जो होल्डिंग है ना वो क्या कर दो, पब्लिक में बिकवा दो। कैन बी डन ओनली इन कंसल्टेशन विथ बीओडी एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस। होगा क्या, ऑफर दिया जाएगा टू पब्लिक एज अबव, और जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू वो कंपनी ऑफर देगी पब्लिक को, उसे क्या माना जाएगा, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। थ्रू द ऑफर डॉक्यूमेंट विच विल बी नोन एज डीम्ड प्रोस्पेक्टस। मेंबर ऑथराइज करते हैं कंपनी को कि आप हमारे बिहाफ पर सारे काम कर सकते हो। जो मेंबर अपनी सिक्योरिटीज बिकवाना चाहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, वो ऑथराइज कर देते हैं कंपनी को कि आप हमारे बिहाफ पर जो भी स्टेप्स उठाने हैं आप उठा सकते हो, और जो भी आपके खर्चे लगेंगे ना वो सारे हम पे करने को तैयार हैं, एंड रिम्बर्स ऑल द एक्सपेंसेस ऑन दिस रिगार्ड। अब क्या होता है, जो प्रोस्पेक्टस के कंटेंट वगैरह थे वो तो अपन को देने ही पड़ेंगे। यहाँ पर सारे प्रोविजन अपन पे लगेंगे एक्सेप्ट दीज प्रोविजंस। पहला, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का प्रोविजन हमारे पे नहीं लगेगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ होता है, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी की रेगुलेशन लगेगी। सेबी ने दे रखा है 90%, तो यूजुअली कितना देखना पड़ता है, 90% देखना पड़ता है आपको, है ना। वैसे लिखा हुआ यही मिलेगा कंपनीज एक्ट में कि अमाउंट विच इज स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस, है ना। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की यहाँ पे जरूरत नहीं है। क्यों, कंपनी थोड़ी ना लेके जा रही है पब्लिक के बीच में, वो तो किसी मेंबर के शेयर्स को बिकवा रही है। समझ में आ रहा है, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की क्या जरूरत। दूसरा, मिनिमम एप्लीकेशन मनी आ जाना चाहिए होता है। वैसे तो नॉर्मली कितना, 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, लेकिन कंपनी के थोड़ी ना शेयर्स, शेयर्स किसके बेटा, मेंबर्स के, जो अपनी शेयर होल्डिंग बिकवा रहे हैं। तो उस केस में मिनिमम एप्लीकेशन मनी की भी रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है। फिर क्या बोला, स्टेटमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, कंपनी बताती है, आईपीओ एफपीओ लाती है कि ये पैसा हमारे पास आएगा तो हम इसे किस में यूज करेंगे, हम इससे क्या करेंगे, हम इसे जो है ना इस वाले प्रोजेक्ट में लगा देंगे, या हम इससे क्या करेंगे, अपने डेब्ट्स का पेमेंट करेंगे। तो आपको यूटिलाइजेशन बताना पड़ता है, बट इस केस के अंदर आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा कंपनी के पास आना ही नहीं है। ये किसके शेयर्स हैं, मेंबर के शेयर्स हैं। फोर्थ देखो, इन्फॉर्मेशन विच कैन नॉट बी कंप्लाइड, अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जो आप पता नहीं लगा पा रहे हो, तो अलॉन्ग विद जस्टिफिकेशन आप बता दो कि हमें ये पता नहीं लग पा रही है इसलिए हम नहीं दे पा रहे, तो आपको देने की जरूरत नहीं है। ये सब कहाँ दिया हुआ है, रूल नंबर 8 में। समझ आई बात की नहीं आई बताओ। जैसे अपने डीमार्ट वाले हैं ना, तो उनके पास मेजॉरिटी 90% समथिंग शेयर होल्डिंग है, एवेन्यू सुपरमार्केट है ना। तो अब वो अगर चाहे अपनी सिक्योरिटीज मार्केट में बेचना तो बेचवा सकते हैं, वही तरीका होता है ये ओएफएस। जैसे मैंने आपको बोला, मुकेश अंबानी ने नई कोई कंपनी खोली,
90% होल्डिंग उसके पास है, फंड की जरूरत है कंपनी को, वो बोलते हैं कि हम अपने जो है ना शेयर वो बिकवाना चाहते हैं, इन कंसल्टेशन विद बीओडी, इन कंसल्टेशन विद बीओडी, बीओडी को ऑथराइज कर देंगे, आप हमारे भी आप पे सारे काम कर लो, सारे खर्चे हम देने को आपको तैयार हैं। जो डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू वो कंपनी पब्लिक में जाएगी ना लेकर के ऑफर, उसको क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। इसके ऊपर ये 4 रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी की नहीं लगेगी, एप्लीकेशन मनी की भी नहीं लगेगी, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स बताने की जरूरत नहीं है, और कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप पता नहीं लगा सकते, जस्टिफिकेशन दे दो तो आपको देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा अल्टीमेटली कंपनी को नहीं मिलना, किसको मिलना है, शेयर होल्डर को मिलना है। ठीक है, तो यही चीज अपन एक बार देख रहे हैं अब आईसीआई से। ऑफर फॉर सेल ऑफ प्राइस बाय सर्टेन मेंबर्स ऑफ द कंपनी। सेक्शन नंबर हमारा चल रहा है 28, विच रेगुलेट द ऑफर फॉर सेल, ओएफएस बोला जिसे मैंने, ऑफ सिक्योरिटीज बाय सर्टेन मेंबर्स ऑफ द कंपनी। क्या लिखा हुआ है, ऑफरिंग ऑफ शेयर्स टू पब्लिक बाय सर्टेन मेंबर्स परमिटेड, अलाउड है। ये कैसे अलाउड है देखो, वेयर द सर्टेन मेंबर्स ऑफ कंपनी propose in consultation with the board of director to offer in accordance with the provision of the law whole or part of their holding to the public, तो वो ऐसा कर सकते हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं। आगे क्या बोला, document offering sale to public will be deemed as prospectus. Any document by which offer for sale to the public is made shall for all the purpose will be deemed as a prospectus issued by the company. ठीक है, और इसके अंदर वही लाइबिलिटी लगेगी जो किस पे लगती है बेटा, प्रोस्पेक्टस पे लगती है। अगर आपने कोई मिस स्टेटमेंट दे दिया तो जो क्रिमिनल लाइबिलिटी, सिविल लाइबिलिटी सेक्शन 34, 35 में लगती है ना नॉर्मल प्रोस्पेक्टस पे, वो इस पे भी लगेगी। तो इसलिए क्या वर्ड यूज कर दिया, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। समझ आ गई क्या बात, बताओ। कलेक्टिव ऑथराइजेशन एंड रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, मेंबर्स ऑथराइज कर देंगे, मेंबर चाहे इंडिविजुअल हो चाहे बॉडी कोऑपरेट या फिर दोनों, ठीक है, दे विल कलेक्टिवली ऑथराइज द कंपनी कि आप हमारे बिहाफ पर सारे जो भी जरूरी काम है वो करो, और जो भी आपके खर्चे लगेंगे ना वी विल रिम्बर्स इट अप। दे शैल रिम्बर्स द कंपनी ऑल द एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय इट ऑन दिस बिहाफ। ठीक है, कौन सा रूल लग रहा है, रूल नंबर 8। रूल 8 कहता है कि आपको प्रोस्पेक्टस की सारी जानकारी तो देनी है ओएफएस में भी, लेकिन कुछ चीजें नहीं देनी। क्या चीजें नहीं देनी, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, पूछा जा सकता है। एक तो आपको बेटा अभी हमने पढ़ा था क्या क्या नहीं देना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी, मिनिमम एप्लीकेशन मनी, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, अदर इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी कंप्लाइड विद, वही चीजें थी, देख लो पढ़ लो एक बार। प्रोविजन रिलेटेड टू minimum subscription, provision for minimum application value, statement related to the utilization of money, any other provision or information which cannot be complied or gathered by the offerer। समझ आई चीज की नहीं आई बताओ। तो ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। प्रोस्पेक्टस के अंदर उन पर्सन्स के नाम दिए हुए होने चाहिए जिनके बिहाफ पर ऑफर ऑफ सेल आप लेके आ रहे हो, उन मेंबर्स के नाम, जो भी इसकी कॉस्ट उठा रहे हैं, जो इसके खर्चे उठा रहे हैं, तो मेंबर्स ही तो उठा रहे हैं, तो उनकी जानकारी आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। ये क्लियर है क्या बताओ। अब अपन लेने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 27, वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट इन द प्रोस्पेक्टस। सेक्शन नंबर 27 हमारा क्या कहता है वो देखो। कंपनी ने क्या किया बेटा, पब्लिक ऑफर लेके आई थ्रू प्रोस्पेक्टस और पैसे ले लिए मार्केट से। अभी वो पैसे यूज नहीं हुए हैं और कंपनी प्रपोज कर रही है कि हम जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या कर दें, कुछ चेंजेस कर दें, या फिर ऑब्जेक्ट को क्या कर दें, वेरी कर दें। तो क्या ऐसा किया जा सकता है, द आंसर इज यस, आप ऐसा कर सकते हो, बट आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। क्या पास कराना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन, वो भी कैसे, पोस्टल बैलेट के थ्रू। मेंबर्स के यहाँ चिट्ठी भेजी जाती थी, याद करो, आपको हाँ कहनी है ना कहनी है, आपको अपनी हाँ और ना लिख करके कंपनी के पास 30 दिनों के अंदर भेजनी पड़ती थी, मीटिंग नहीं होती थी। यहाँ पर अभी आपको आईसीआई में तो लिखा हुआ मिलेगा जनरल मीटिंग, मैं उसे कटवाऊंगी क्योंकि लास्ट में आपको मिलेगा बाई पोस्टल बैलेट।
बाई पोस्टल बैलेट होता है। ठीक है, आगे इसके अंदर देखो एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं आपको। सपोज करो अपनी प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट में बहुत सारी कंपनीज है, डीएलएफ है, ओमेक्स है और गोदरेज प्रॉपर्टीज है ना। तो सपोज करो गोदरेज प्रॉपर्टीज जो है उसने क्या किया बेटा, प्रोस्पेक्टस जारी किया और 5,000 करोड़ रुपए फंड लेना चाहती है। किससे लेना चाहती है? पब्लिक से। और सपोज करो हर चीज इशू भी हो गई, एवरीथिंग इज ओके, और उसके बाद क्या हुआ वो सुनो। कंपनी अब क्या कहती है कि भाई हमने पब्लिक से पैसा ले लिया, कंपनी हमारी किसमें है? रियल एस्टेट में। पैसा प्रोस्पेक्टस में क्या बोल के लिया है? रियल एस्टेट में आपका पैसा लगाएंगे। अब रियल एस्टेट में पैसा लगाने की बात हुई और बात चल रही थी कोविड टाइम से पहले की। फिर ये कोविड का पीरियड आ गया तो रियल एस्टेट में क्या हुआ? डाउनफॉल आ गया। अब कंपनी क्या बोलती है कि ये पैसा हमारे पास अभी अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है, तो हम प्रपोज करते हैं कि हम इसका ऑब्जेक्ट चेंज कर दे या टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कुछ क्या कर दे, बदलाव कर दे। ठीक है, अब ये चाहती हैं कि भाई हम एफएमसीजी सेक्टर में एंटर हो जाए, मास्क बना लेते हैं, सैनिटाइजर वगैरह बना लेते हैं। तो इसमें क्या है, अभी इस समय यही चीज चल रही है, रियल एस्टेट में तो अभी मामला ठंडा पड़ा हुआ है, तो अपन क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। क्या कर सकते हैं? यस, क्या पास करना है? स्पेशल रेजोल्यूशन, वो भी कैसे? पोस्टल बैलेट। ठीक है, आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आई क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसा का ऐसा कॉन्सेप्ट आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज में, चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज। और याद आ रहा है कि जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर है, भाई एसआर कितने से पास होता है? 3/4 मेजॉरिटी। 1/4 वाले मना भी तो कर रहे हैं, उनमें से कोई भी 10%, 5% बोलते हैं कि भाई हमें तो हमारा पैसा वापस चाहिए। करेंगे कि नहीं करेंगे? एग्जिट ऑप्शन दोगे, वो भी 52 वीक्स के हाईएस्ट प्राइस पे। याद आ रहा है, वहां भी बताया था, वही सेम चीज यहाँ पे भी है। एडवर्टाइजमेंट जाएगा इसके लिए, देखो कैसे एडवर्टाइजमेंट दोगे आप वेरिएशन का, ताकि सबको पता चल जाए पब्लिक में। कैसे देना है? फॉर्म नंबर PES 1 में जाएगा, नोटिस पब्लिश किया जाएगा PES 1 में, न्यूज़पेपर एक हिंदी और एक लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर, और कंपनी की वेबसाइट पे भी आप शो करोगे अबाउट द वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। क्लियर है क्या? बताओ मुझे बेटा। कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि ये है क्या चीज। अब यहां पे देखते हैं, वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन नंबर हमारा चल रहा है 27। ओएफएस 28 में था, अभी ओएफएस पढ़ा था ना, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। मेंबर्स कह रहे थे हमारी शेयर होल्डिंग बिकवा दो। अब 27 आ रहा है, क्या कहता है भाई? वंस द फंड्स आर रेज थ्रू अ गिवन प्रोस्पेक्टस, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स लग जाती है। क्या भाई? आप क्या करोगे? फंड्स को स्ट्रिक्टली उसी पर्पज में यूज करोगे जैसा प्रोस्पेक्टस में लिखा है। ठीक है ना? अगर कोई डेविएशन है तो इट शुड बी प्री अप्रूव्ड बाय द इन्वेस्टर्स। रिकॉल ऑप्शन नीड टू बी गिवन टू द डिसेंटिंग शेयर होल्डर। उनको क्या दोगे? एग्जिट ऑप्शन 52 वीक्स के हाईएस्ट प्राइस पे। डेविएशन रिगार्डिंग द यूज ऑफ द प्रोसीड ऑफ द इशू फॉर बाइंग, ट्रेडिंग और अदरवाइज डीलिंग इन इक्विटी इज नॉट परमिटेड। मतलब आपने बोला कि भाई रियल एस्टेट में पैसे नहीं लगाते, हम तो किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं या बेच देते हैं, तो इस चीज के काम में आप पैसा नहीं लगा सकते। डीलिंग और ट्रेडिंग में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वो अलाउड नहीं है। किसी नॉर्मल दूसरे प्रोजेक्ट में लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। करना क्या पड़ेगा? देखो, एसआर पास होगा, वेरिएशन ऑन अप्रूवल ये काट देना, बाई पासिंग एसआर। और एसआर कैसे होगा? वो भी बाई पोस्टल बैलेट। आगे जाके खुद बोल देगा ये। कंपनी शैल नॉट एट एनी टाइम vary the terms of contract or the object except subject to the approval of or authority of special resolution. Given by the company in the, ये in the general meeting काट देना, given by the company by passing special resolution। वो भी कैसे पास करना है? पोस्टल बैलेट से। It is provided that the details as may be prescribed of the notice publish करना है न्यूज़पेपर में, एक इंग्लिश और एक लोकल लैंग्वेज। ठीक है? और क्यों कर रहे हो उसको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। हम कह देंगे ना भाई आज के दिन अगर देखा जाए तो आपका इसी में फायदा है, आपको इसी में रिटर्न मिलेगा, रियल एस्टेट बिजनेस तो अभी ठंडा पड़ा हुआ है कोविड की वजह से,
समझ आई ना बात? तो जस्टिफिकेशन दे सकते हैं अपन। आगे क्या दिया? इट इज फर्दर प्रोवाइडेड कंपनी शैल नॉट यूज एनी अमाउंट रेज बाय इट फॉर बाइंग, ट्रेडिंग और अदरवाइज डीलिंग इन इक्विटी शेयर। पूछा जा सकता है। वेरिएशन करके दूसरे प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहते हो, लगा सकते हो, एसआर पास करो, काम हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन आप वो पैसा किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदने में, ट्रेडिंग में नहीं लगा सकते। उसमें क्या फायदा होना है? शेयर मार्केट कल को मानो डूब गया तो इन्वेस्टर का पैसा तो डूब जाएगा ना, तो वो अलाउड नहीं है। इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा रूल लगता है? इन्होंने बताया रूल नंबर 7 लगेगा। आगे इन्होंने बोला स्पेशल रेजोल्यूशन टू बी पास थ्रू, दे दिया पोस्टल बैलेट। और इसमें कंटेंट्स ऑफ नोटिस बताए कि आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर बतानी पड़ेगी। नोटिस के अंदर ये पर्टिकुलर्स होने चाहिए। कौन कौन से? जैसे आगे आ रहा है ये देखो, ओरिजिनल पर्पस और ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू। अपने एग्जाम्पल में बात करें तो क्या बोल के लिया था पैसा? रियल एस्टेट में लगाएंगे, याद आ रहा है? टोटल मनी रेज्ड कितना किया हमने? 5,000 करोड़ रेज कर लिया सपोज करो। मनी यूटिलाइज्ड, सपोज करो ये कंपनी 2,000 करोड़ खर्च कर चुकी है ना? एक्सटेंट ऑफ अचीवमेंट कितना अभी प्रोपोज्ड ऑब्जेक्ट आपका पूरा हुआ था? हम कह देते हैं भाई 30%, 20% जो भी पूरा हुआ था बता दिया, है ना? आगे क्या? अनयूटिलाइज्ड अमाउंट कितना पड़ा हुआ है हमारे पास? 3,000 करोड़ पड़ा है अभी भी। पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रपोज्ड वेरिएशन हम बोल देंगे भाई हम तो मास्क बनाएंगे, सैनिटाइजर वगैरह इनमें लगाएंगे एफएमसीजी सेक्टर में। रीजन है जस्टिफिकेशन, भाई अभी ग्रोथ आपकी इसी में है, ग्रोथ आपकी इसी में ही है, आपको अच्छी रिटर्न यही मिल पाएगी, जस्टिफाई कर देंगे। फिर क्या कहेंगे? किस टाइम लिमिट के अंदर अंदर ये ऑब्जेक्ट जो हम प्रपोज कर रहे हैं ये हम पूरा कर लेंगे, टाइम लिमिट बता देंगे। क्लॉज वाइज डिटेल दे देंगे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनली प्रपोज्ड ऑब्जेक्ट ऑफ द इश्यू। अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे थे हमारे, दिल्ली में चल रहा था, नोएडा में चल रहा था, गुड़गांव में चल रहा था, तो हमने इसको सभी के लिए हमने क्या किया था? प्रोस्पेक्टस जारी किया था। तो हम क्लॉज वाइज बता देंगे, क्लॉज ए में कितना पूरा हुआ, बी में कितना हुआ है, सी में कितना हुआ है, क्लॉज वाइज डिटेल दे देंगे, है ना? रिस्क फैक्टर क्या है नए ऑब्जेक्ट में? रिस्क फैक्टर यही है कि भाई कल को मेडिसिन आ गई, सब कुछ सही हो गया, तो फिर मास्क सैनिटाइजर इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, रिस्क फैक्टर है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको जरूरी लगती है टू मेक द इन्वेस्टर द इन्फॉर्म्ड डिसीजन, तो वो आप यहां पर दे दोगे। किसके कंटेंट पढ़े हैं? उस नोटिस के जो पोस्टल बैलेट के थ्रू आपका पास करवा रहे हो, एसआर, है ना, उसके लिए। अब एडवर्टाइजमेंट देना है PAS 1 में, याद आ रहा है? तो फॉर्म नंबर देखो अंडरलाइन करना, PAS 1। वेरिएशन कर रहे हो तो आपको एडवर्टाइज करना है। एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड, एडवर्टाइजमेंट किसका है? ये नोटिस का। अभी नोटिस के कंटेंट्स पढ़े थे ना, वो एडवर्टाइजमेंट उस नोटिस को करना है किसमें? फॉर्म नंबर PAS 1 प्लस वेबसाइट पे भी शो करो। डिसेंटिंग शेयर होल्डर को क्या दोगे? एग्जिट ऑप्शन, 52 वीक्स हाईएस्ट प्राइस। इनको नुकसान नहीं होने दे रहे, हाईएस्ट प्राइस पे जाएगा इनका। डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स बीइंग दोज शेयर होल्डर हु हैव नॉट एग्रीड टू द प्रपोजल शैल बी गिवन अ एग्जिट ऑफर। कौन देंगे एग्जिट ऑफर? कंपनी के प्रोमोटर्स या कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स जो ये डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है? इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय सेबी, और सेबी ने क्या कह रखा है? 52 वीक्स का जो हाईएस्ट प्राइस है ना वो दो इनको। इन्वेस्टर जो है उसको हैप्पी बाय बोलना है, खुश होके जाना चाहिए आपके यहां से। तो हाईएस्ट प्राइस जो होता है ना 52 वीक्स का, वो दिया जाता है। यहां तक समझ आ गया क्या बेटा? बताओ। सेक्शन कवर कर लिया हमने 27, वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या लेने जा रहे हैं? सेक्शन नंबर 40। नहीं खरीद सकते, ऐसा होता नहीं है बेटा। कोई भी कंपनी ये बोल करके पैसे नहीं ले सकती कि मैं दूसरी कंपनी में आपका पैसा लगाऊंगी, फिर तो वो म्यूचुअल फंड टाइप का हो गया, तो उनके ऊपर तो अलग गाइडलाइन लगती है ना, समझ आ रहा है ना? वैसे तो वही चीज हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि भाई आप पैसा ले रहे हो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए या किसी काम के लिए, ठीक है? आप तो बोल रहे हो कि हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे, पैसा डूब गया इन्वेस्टर का, फिर क्या करेंगे? तो इन्होंने स्पेशली बोल दिया कि इस चीज में नहीं लगाना। हाँ, म्यूचुअल फंड वगैरह नहीं है ये,
ठीक है। अच्छा, म्यूचुअल फंड में तो क्या होता है, आपको भाई इन्वेस्ट करने में दिक्कत आ रही है, आप उनकी हेल्प लेते हो, वो आपकी जगह वो आपके काम कर रही है ना, पैसा आपका और वो इन्वेस्ट करती है, बस वो अलग केस हो गया। अच्छा, अभी क्या पढ़ने जा रहे हो, सेक्शन नंबर 40। ये डीमेट वाला तो मैं लिखवाऊंगी बाद में आपको। ये लेने जा रहे हैं प्रोसीजर फॉर रेजिंग फंड्स बाय इशू ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज इशू करके कंपनी मार्केट से क्या कर रही है, पैसा उठा रही है। क्या करेंगे भाई, प्रोस्पेक्टस जारी करते हैं सबसे पहले तो, और पब्लिक से आप पैसे ले रहे हो तो क्या दे रहे हो आप, एक तरीके से पब्लिक ऑफर। फर्स्ट स्टेप क्या है आपका सेक्शन 40 में, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी बेटा। परमिशन किससे लोगे आप, परमिशन आपको लेनी पड़ेगी स्टॉक एक्सचेंज से। परमिशन किससे लेनी है, स्टॉक एक्सचेंज से। वन और मोर स्टॉक एक्सचेंज से आप एप्लीकेशन देते हो उनको, और आप कहते हो कि हमारी शेयर्स को लिस्ट कर दो। भाई ट्रेडिंग तो होगी ना, आपको सिर्फ एप्लीकेशन ही नहीं देनी है, आपको उनकी परमिशन भी ऑब्टेन करनी है, उसके बाद ही आप क्या लेके आ सकते हो, पब्लिक ऑफर। और सपोज करो आपने 4 स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन दी, 2 ने हाँ बोल दिया और 2 ने मना कर दिया, आप पब्लिक ऑफर नहीं ला सकते। जितने में अप्लाई कर रहे हो सबकी परमिशन मिलनी चाहिए 100%। समझ आई बात की नहीं आई, बताओ क्या लिखा हुआ है, देखो, एप्लीकेशन टू वन और मोर स्टॉक एक्सचेंज फॉर लिस्टिंग। अगर सारे हाँ बोलेंगे तभी आप प्रोस्पेक्टस बनाना शुरू करो, अगर किसी भी एक ने या सभी ने मना कर दिया, नो पब्लिक ऑफर। मतलब जितने स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन दोगे बेटा सबकी परमिशन चाहिए। इस पे केस स्टडी आती है कि 4 स्टॉक एक्सचेंज में अपन ने अप्लाई किया था, 2 ने हाँ बोल दिया, 2 ने मना कर दिया, तो क्या पब्लिक ऑफर ला सकते हैं, नहीं ला सकते। आगे क्या लिखा हुआ है वो देखो, कंपनी क्या करेगी हमारी, नहीं आप कम से कम क्या कराते हो, आप यूजुअली एनएससी बीएससी में तो कराते हो ना, 2 जगह हर कंपनी करवाने की कोशिश करती है। भाई पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो अपन चाहेंगे ना कि शेयर्स की ट्रेडिंग हो सके। 19-20 आपके यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंजेस है, पहले अपने जयपुर में भी होता था जयपुर स्टॉक एक्सचेंज, ये गौरव टावर के पीछे बिल्डिंग होती थी, अब उसको बीएससी में मर्ज कर दिया। ठीक है, तो बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस है, तो आप ट्रेडिंग तो करवाओगे ना, जब आप पब्लिक ऑफर दे रहे हो तो पब्लिक निकलना चाहे तो निकल भी तो सकती है, लिस्टिंग तो कराओगे ना उसकी। लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन कहाँ जा रही है आपकी, स्टॉक एक्सचेंज में। आगे क्या दिया है देखो, इंक्लूड द नेम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इन द प्रोस्पेक्टस। जिस स्टॉक एक्सचेंज ने आपको परमिशन दी है, जिसके पास आपने एप्लीकेशन दी थी और आपको परमिशन मिली है, उसका नाम कहाँ देना है आपको, प्रोस्पेक्टस में। आरओसी के पास आप ये प्रोस्पेक्टस फाइल कर देते हो, आरओसी के पास प्रोस्पेक्टस पहले फाइल होता था, है ना, बाद में पब्लिक इशू आएगा। आरओसी के पास आपने फाइल किया विद इन 90 डेज, गिव ऑफर टू द पब्लिक विद एप्लीकेशन। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप क्या देखोगे, मिनिमम एप्लीकेशन मनी आया कि नहीं आया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी आया कि नहीं आया। मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितना, 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, 100 का है तो 5 रुपए मान के चलो, समझ आ गई बात। मनी कलेक्ट होगा, उसे सेपरेट बैंक अकाउंट शेड्यूल्ड बैंक में रखा जाएगा, और ये पैसा आप सिर्फ और सिर्फ 2 कामों में यूज कर सकते हो, या तो अलॉटमेंट करोगे शेयर्स का तो उसमें एडजस्ट कर लो, वरना रिफंड में यूज करोगे, एस्क्रो अकाउंट टाइप है। आगे क्या हुआ देखो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आया कि नहीं आया चेक करोगे। वैसे तो अपना कंपनीज एक्ट कहता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस, पर लिस्टेड कंपनी पे तो सेबी रेगुलेशन लगती है, वहां कितना दिया हुआ है 90%, तो यूजुअली 90% फॉलो करना पड़ जाता है। अगर आपका आ गया मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो क्या केस होगा, और नहीं आया तो क्या होगा, नहीं आया तो पूरा पैसा वापस करना है, आ गया तो क्या करेंगे, शेयर्स अलॉट कर देंगे एज पर सेक्शन 39। अदरवाइज क्या मान लिया जाएगा, इरेगुलर अलॉटमेंट। एक्सेस मनी आया है तो वापस कर देंगे, प्रोराटा बेसिस सुना है बेटा, प्रोराटा बेसिस, ओवर सब्सक्राइब हो गया आपका इशू, ठीक है, तो अब एक्स्ट्रा पैसा आ गया आपके पास तो वापस करोगे कि नहीं करोगे, तो रिफंड द एक्सेस मनी, नाउ द मनी कैन बी यूज्ड। अब इसकी टर्म्स में कोई बदलाव नहीं करोगे, करना चाहते हो फॉलो सेक्शन नंबर 27, अभी पढ़ा था, एसआर बाय पोस्टल बैलेट। क्लियर है क्या, बताओ बेटा। तो वही चीज हमने यहाँ पर ली, अभी पूरा प्रोसेस पढ़ा,
इसके बाद में इसी से जुड़ा हुआ पोर्शन आ रहा है, सेक्शन 40 चल रहा है, अंडरराइटिंग कमीशन। इस टॉपिक को लगाओ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे प्रैक्टिकल आता है अंडरराइटिंग कमीशन पे। अंडरराइटर्स कौन होते हैं? जो कहते हैं भाई अगर पब्लिक ने शेयर्स नहीं लिए तो हम ले लेंगे, है ना, बदले में क्या मिलता है इनको? अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन अंडरटेकिंग देते हैं अंडरराइटर्स टू टेक द शेयर्स नॉट टेकन बाय द पब्लिक। कंसीडरेशन में इनको बदले में क्या मिलता है बेटा? अंडरराइटिंग कमीशन मिलता है। सीलिंग दी हुई है, देखो आप कितना मैक्सिमम अंडरराइटिंग कमीशन दे सकते हो। शेयर्स के केस में 5% ऑफ द इश्यू प्राइस और द अमाउंट विच इज गिवन इन आर्टिकल्स विच एवर इज लेस। और डिबेंचर के केस में इसका जस्ट हाफ कर देना, 2.5% ऑफ द इश्यू प्राइस और द अमाउंट विच रेट विच इज गिवन इन आर्टिकल्स विच एवर इज लेस। ठीक है, समझ आ गई बात? कहां कहां से आप अंडरराइटिंग कमीशन दे सकते हो? आप इशू लेके आ रहे हो, जिसको वो अंडरराइट कर रहे हैं, उससे जो पैसा आएगा उससे भी आप दे सकते हो कैपिटल, और या फिर आपके पास पुराना कोई पैसा पड़ा हुआ है, प्रॉफिट है, तो उससे भी आप दे सकते हो। प्रोसीड्स ऑफ इशू, भाई आपने अभी पब्लिक में पैसा इशू लेके आए हो ना, उसके थ्रू आपके पास पैसा आया, जिसको ये अंडरराइट कर रहे हैं, उससे जो पैसा आएगा उससे भी आप अंडरराइटिंग कमीशन दे सकते हो, प्लस प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से भी दे सकते हो, और दोनों से भी दे सकते हो सकता है कुछ इशू वाले से दे दो, कुछ किससे करो? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट से दे दो। कंडीशन क्या है? आप कमीशन कब दे सकते हो बेटा? व्हेन इट इज ऑथराइज्ड बाय एओए। और आपको प्रोस्पेक्टस में बताना पड़ता है कि किस रेट पे कमीशन दे रहे हो, टोटल कितना अमाउंट आपके कंपनसेशन का है, और कौन कौन अंडरराइटर्स हैं, सारी डिटेल आपको देनी पड़ती है। ठीक है, डिस्क्लोजर इन प्रोस्पेक्टस, क्या डिस्क्लोज करेंगे? नो कमीशन ऑन सिक्योरिटीज नॉट ऑफर टू पब्लिक। डिस्क्लोजर मैंने आपको बता दिया, आप बताओगे रेट, बताओगे टोटल अमाउंट बताओगे, आप अंडरराइटर्स के बारे में बताओगे, उनका कॉन्ट्रैक्ट आएगा। क्या दिया है? नो कमीशन ऑन द सिक्योरिटीज नॉट ऑफर टू द पब्लिक। अंडरराइटर्स ने क्या किया? वो सारी सिक्योरिटीज खुद खरीद ली, पब्लिक में ऑफर नहीं दिया। या फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, बड़े लेवल वाले बिडर, उनको दे दिया, पब्लिक को नहीं दिया। कमीशन सिर्फ कब मिलेगा? जब आप किनको बेचोगे? पब्लिक को बेचोगे। समझ में आई बात कि नहीं आई? बताओ। नो कमीशन ऑन द सिक्योरिटीज विच आर नॉट ऑफर्ड टू द पब्लिक। आगे क्या दिया? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कमीशन टू बी डिलीवर्ड टू द आरओसी विद प्रोस्पेक्टस। आपका अंडरराइटर्स के साथ बेटा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, जिसके अंदर ये फाइनल हुआ होगा कि कितना कमीशन इनको देना है। ठीक है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी आपको किसको फाइल करनी है? आरओसी को, अलॉन्ग विथ प्रोस्पेक्टस। क्लियर हुई चीज की नहीं हुई? बताओ मुझे। सेक्शन 40 में बेटा दो चीजें इंपॉर्टेंट आई सामने, जो हमसे वो प्रैक्टिकल में पूछता है। एक तो स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई करना है, और सिर्फ अप्लाई नहीं करना, उनकी परमिशन भी लेनी है, उसी के बाद आप पब्लिक ऑफर ला सकते हो। जितने स्टॉक एक्सचेंजेस में एप्लीकेशन दिए, सबकी कंसेंट आनी चाहिए। ठीक है, सबकी कंसेंट आनी चाहिए, किसी भी एक ने मना कर दिया ना तो आप पब्लिक ऑफर नहीं ला पाओगे, ये चीज ध्यान रखना। फिर हम चेकिंग कर लेते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट आया कि नहीं आया। ठीक है, मिनिमम एप्लीकेशन मनी आई कि नहीं आई, अगर नहीं आई तो रिफंड कर दो पैसा, और अगर आ गई तो आप आगे अलॉटमेंट के प्रोसीजर पे जा सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आई, अंडरराइटिंग कमीशन। भाई जो लोग कह रहे हैं कि अगर पब्लिक ने नहीं लिए तो ये शेयर्स हम खरीद लेंगे, वो है हमारे अंडरराइटर्स। कंसिडरेशन में इनको बदले में क्या मिल रहा है? अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन। अब उस केस में हमने बोला इस पे सीलिंग है, इस पे लिमिट है। आप कब दे सकते हो? जब आपके आर्टिकल्स आपको ऑथोराइज करें, और आपको पर्टिकुलरली प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोजर करना पड़ता है कितनी रेट का कमीशन की रेट क्या है, कितना टोटल अमाउंट है, कौन कौन अंडरराइटर्स है, ये आपको बताना पड़ता है। सीलिंग हमारी कहती है कि हम कितना दे सकते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। शेयर्स वगैरह के केस में बात करें तो 5% ऑफ द इश्यू प्राइस और द रेट गिवन इन द आर्टिकल विच एवर इज लेस। और डिबेंचर के केस में जस्ट हाफ कर दो, 2.5% ऑफ द इश्यू प्राइस और द रेट विच इज गिवन इन आर्टिकल्स विच एवर इज लेस। समझ आई बात कि नहीं आई? बताओ। ये सब हमने यहाँ पे पढ़ा है। अभी इसी चीज को अपन लेने जा रहे हैं आईसीआई से। सेक्शन नंबर चल रहा है हमारा 40। सेक्शन 40 कहता है फॉलोइंग प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज विच आर टू बी डेल्ट विद इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज।
पहला पॉइंट, फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन विद रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पहला स्टेप यही होगा, कंपनी को एप्लीकेशन देनी है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को। एवरी कंपनी मेकिंग अ पब्लिक ऑफर शैल बिफोर, देखो बाद में नहीं देनी बेटा, कब देनी है? पहले। इनकी परमिशन नहीं आई तो पब्लिक ऑफर ही नहीं होगा। बिफोर मेकिंग सच ऑफर मेक एन एप्लीकेशन, और सिर्फ एप्लीकेशन नहीं, ऑब्टेन परमिशन ऑल्सो, उसके बाद ही पब्लिक ऑफर आएगा। भाई आपने तो एप्लीकेशन डाल के छोड़ दी, वो मना कर देंगे तो आपका पब्लिक ऑफर फेल हो गया ना। समझ आई चीज की नहीं आई? बोले पहले तो ये काम करो, एप्लीकेशन दो और इनकी परमिशन लो, उसके बाद पब्लिक ऑफर लाना। क्लियर है? प्रोस्पेक्टस में आपको नाम बताना पड़ेगा उस स्टॉक एक्सचेंज का जहां पर आपने अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट कराने के लिए एप्लीकेशन दी थी और आपको परमिशन मिल गई है। परमिशन नहीं मिलेगी तो पब्लिक ऑफर ला ही नहीं सकते, वहीं काम खत्म हो जाएगा। प्रोस्पेक्टस स्टेट्स द एप्लीकेशन हैज बीन मेड एंड द नेम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर सिक्योरिटीज क्या होंगी? डील होगी, इनकी ट्रेडिंग होगी, वो अपन ने बता दिया। मेंटेनिंग ऑफ सेपरेट बैंक अकाउंट, स्टॉक एक्सचेंज को आपने क्या नेम, वहां पर प्रोस्पेक्टस की बात नहीं आई थी, यहां बोला प्रोस्पेक्टस उसके बाद जारी होगा ना बेटा। पहले तो आपने एप्लीकेशन दी है, उनकी परमिशन ली है फर्स्ट पॉइंट में, सेकंड में आप पब्लिक ऑफर लेके आ रहे हो तो प्रोस्पेक्टस जारी होगा। प्रोस्पेक्टस में नाम आना चाहिए उस स्टॉक एक्सचेंज का जिससे आपने परमिशन ली है, पॉइंट नंबर 1 में उसका नेम डिस्क्लोज कर रहे हैं प्रोस्पेक्टस में। अब क्या किया? सेपरेट बैंक अकाउंट अपन मेंटेन करेंगे, शेड्यूल्ड बैंक में होगा और इसका पैसा और किसी काम में यूज नहीं होगा, सिर्फ 2 काम में। पहला अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लो और दूसरा वापस कर दो रिफंड में। अगर आप अलॉट नहीं कर पा रहे तो रिफंड कर दो। क्लियर है ये चीज तो, है ना? अगर आप कोई भी ऐसी कंडीशन डालते हो, एनी कंडीशन purporting to require or bind an applicant to waive the compliance of requirement will be void। मतलब ये जो ऊपर दी गई कंडीशन है ये मैंडेटरी है, आप ऐसा कुछ नहीं लिख सकते कि भाई अगर परमिशन नहीं मिली तो भी हम क्या करेंगे, हम तो अब पब्लिक ऑफर दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये अलाउड ही नहीं है, ये कंडीशन मैंडेटरी है, आपको फॉलो करनी पड़ेगी, अदरवाइज इट विल बी वॉइड। डिफॉल्ट है तो पेनल्टी बेटा खुद पढ़ लेना, ये वाली रीडिंग लगा जाना बस। अपन आएंगे पेमेंट ऑफ कमीशन पे। कंपनी परमिशन पे कर सकती है, देखो हमने वर्ड यूज किया अंडर राइटिंग कमीशन, हमारे दिमाग में हमें वही बिठा के रखना है। आईसीआई में वर्ड आपको क्या मिलेगा? सिर्फ कमीशन। वर्ड यहाँ पे क्या आएगा? सिर्फ कमीशन। अ कंपनी में पे कमीशन टू एनी पर्सन इन कनेक्शन विथ सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी सब्जेक्ट टू द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन, और प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन कहाँ दी है? रूल नंबर 13 में। अब रूल 13 क्या कहता है हमारा? रूल 13 कंपनीज बेस्ट रूल्स का हमारा कहता है, पहली चीज आर्टिकल्स में ऑथोराइजेशन होना चाहिए, लिखो साइड में एओए ऑथोराइज, एओए ऑथोराइज। दूसरा, कमीशन में बी पेड आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द इशू और द प्रॉफिट और द बोथ। यही कहा था ना मैंने कि अभी जो इशू लेके आए उसके पैसे से दे दो, पुराने प्रॉफिट से दे दो या फिर दोनों से दे दो। ठीक है, रेट ऑफ कमीशन की बात करेंगे, ये टेबल लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट, रेट्स याद होनी चाहिए, इस पे प्रैक्टिकल आता है। शेयर्स के केस में 5% ऑफ द इशू प्राइस और द रेट गिवन इन द आर्टिकल विच एवर इज लेस, यहाँ कितना? शैल नॉट एक्सीड 2.5% ऑफ द प्राइस गिवन इन आर्टिकल विच एवर इज लेस। डिस्क्लोजर इन प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस में क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करनी है? देखो, एक तो बताओगे कि कौन कौन अंडर राइटर्स है, किस रेट पे अंडर राइटिंग कमीशन दे रहे हो, टोटल कितना अमाउंट है कमीशन का, ठीक है, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज जिनकी अंडर राइटिंग की गई है, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज विच आर अंडर रिटन। कोई कमीशन नहीं दोगे अगर ऑफर पब्लिक को नहीं हुआ है तो, QI 20 को दे दिया या फिर खुद ने खरीद लिया, पब्लिक में ऑफर नहीं दिया ना, तो उसके लिए कोई कमीशन नहीं मिलता। समझ आ गई बात की नहीं आई? बताओ मुझे, यहां तक क्लियर है? यहां तक
कॉपी ऑफ पेमेंट ऑफ कमीशन किसको डिलीवर करनी थी? रजिस्ट्रार को। याद आ गई बात? हमने अभी पढ़ा था कि इसकी कॉपी क्या करेंगे अपन? अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी जाएगी अलॉन्ग विद प्रोस्पेक्टस किसके पास? आरओसी के पास। अब ये दो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे कर लो, आप कर लोगे आराम से। क्या एग्जाम्पल नंबर 2 बताना मुझे क्या होगा? रीडिंग लगाओ बेटा। 3 स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई किया है, 2 ने परमिशन दी है, पब्लिक ऑफर ला सकते हैं क्या? द आंसर इज नो। सबसे परमिशन आनी चाहिए, पढ़ा था ना? ठीक है, अब आगे नेक्स्ट देखो। इसमें एग्जाम्पल नंबर 3 देखो बेटा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड कर रहे हैं 5% ऑफ इश्यू प्राइस, जबकि आर्टिकल्स में कितना लिखा हुआ है? 3%। क्या कर सकते हैं क्या वो 5%? नहीं, 5% और द रेट गिवन इन आर्टिकल्स विच एवर इज लेस। ठीक है, तो नॉट अलाउड, सेक्शन 40 के अकॉर्डिंग नॉट अलाउड। रूल नंबर याद रखना 13। देखो जो चैप्टर का नाम है ना, रूल का नाम वही होता है। कंपनी आगे लगा देना, जो भी चैप्टर का नाम है। याद आ रहा है? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, रूल्स 2014। रूल का यही है, सब जगह यही सिस्टम है। जो चैप्टर का नाम है ना वो लिखना है ब्रैकेट में। इसको शॉर्ट में पैस बोलते हैं। फॉर्म हमारे पैस आ रहे हैं ना, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, पैस 1, पैस 2, पैस 3 ऐसे जा रहा है। पैस 3 में जाती तुम्हारी रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, पैस 1 में अभी एडवर्टाइजमेंट पड़ा था ना, तो वो पैस जाके फॉर्म आएंगे पैस में। जैसे ऑडिटर में एडीटी करके आ रहे थे फॉर्म, एडीटी। अब आ रहा है हमारा टॉपिक अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय द कंपनी। अब देखो प्रोस्पेक्टस आ गया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी वगैरह चेक करेंगे, एप्लीकेशन मनी चेक करेंगे, हर चीज सही होगी। अब फिर क्या करेंगे? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स से पहले शेयर्स एग्जिस्टेंस में नहीं होते। शेयर्स एग्जिस्टेंस में कब आते हैं? ओनली ऑन अलॉटमेंट, ओनली ऑन अलॉटमेंट। इट इज अपोर्शनमेंट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी क्या होती है? अपनी कैपिटल का ही कुछ भाग अलॉट कर रही है ना, इट इज अपोर्शनमेंट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी। क्या लिखा हुआ है एक बार यहां से थोड़ा सा करा दूं, फिर नोट से लेंगे। ये एक तो लाइन ये वाली अंडरलाइन कर लेना, इट इज ऑन अलॉटमेंट दैट द शेयर्स कम इनटू एग्जिस्टेंस। इससे पहले शेयर एग्जिस्टेंस में होते ही नहीं है। शेयर्स एग्जिस्टेंस में कब आते हैं? ओनली ऑन अलॉटमेंट। इधर क्या दिया हुआ है देखो, एक तो अ पोर्शन आउट ऑफ प्रीवियसली अनअप्रोप्रिएटेड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज अलॉटमेंट। अपोर्शनमेंट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज अलॉटमेंट। वो क्या करती है? अपने ही कुछ शेयर्स जो हैं वो अलॉट कर रही है उन बंदों को जिन्होंने एप्लीकेशन दी है। एक बार पीडीएफ से ले लेते हैं अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। सेक्शन नंबर हमारा क्या आ रहा है? 39। सेक्शन 39 हमारा क्या कहता है वो देखते हैं। हमने क्या किया बेटा? स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन दी थी और उनकी क्या ले ली? परमिशन। प्रोस्पेक्टस जारी किया, आरओसी के पास फाइल किया, 90 दिन के अंदर अंदर पब्लिक इशू ला सकते हैं। याद आ रही है चीजें? हर जगह यही पढ़ के आ रहे हो अभी। अब क्या हुआ? ऑफर ओपन हुआ है ना, लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन हुई, लोगों ने पैसा लगाया, आपका ऑफर क्लोज हुआ। इसके बीच में आप क्या चेक करोगे? एप्लीकेशन रिसीव हुई जो, आप देखोगे मिनिमम एप्लीकेशन आई कि नहीं आई, सब्सक्रिप्शन मनी आया कि नहीं आया। पैसा आपको यूज नहीं करना है, कहाँ रखना है? सेपरेट बैंक अकाउंट में। ये आपने क्या किया? ऑफर ओपन हुआ, क्लोज हुआ, उसके बाद आप चेक करोगे कि भाई मिनिमम सब्सक्रिप्शन आया कि नहीं आया। जब तक क्लोजिंग नहीं होगी तो फाइनल डेटा नहीं आया ना। अब क्लोजिंग पे फाइनल डेटा आ गया, आप चेक करो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आया कि नहीं आया। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कहाँ लिखा होता है? प्रोस्पेक्टस में। पर लिस्टेड पे रूल किसके लगेंगे? सेबी के। सेबी में कितना है? 90%। तो जनरली अपन बात करें मार्केट में कितना चलता है? 90% चलता है। मार्केट में कितना चलता है? 90% चलता है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड नॉट बी लेस देन 5% ऑफ द स्पेसिफाइड अमाउंट। नॉमिनल वैल्यू के 5% से कम नहीं होना चाहिए। 100 रुपए का शेयर है तो कम से कम 5 रुपए तो आने ही चाहिए एप्लीकेशन मनी। ठीक है, अब क्या किया? आपका जो पब्लिक ऑफर था उसमें कितने दिन के अंदर अंदर आपके पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी आ जाना चाहिए? विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। अगर आपके पास नहीं आया, अब आपको क्या करना है बेटा? पूरा पैसा रिफंड होगा, उसी अकाउंट में रिफंड करोगे जहां से एप्लीकेशन आई थी। जिस अकाउंट से एप्लीकेशन लगी है ना, उसी अकाउंट में पैसा रेमिट होगा और कहीं नहीं जाएगा। अभी आप बोलो कि हमें तो चेक बना के दे दो, अलग से दे दो,
NEFT कर दो, कुछ नहीं। जिस अकाउंट से एप्लीकेशन आई ना, हमारे पास पैसा आया ना, हम उसी अकाउंट में रेमिट करेंगे, इन द सेम अकाउंट। ये रूल है। और अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, कौन सी, एक तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली और एक एप्लीकेशन मनी वाली, तो आप क्या कर सकते हो, आप अलॉटमेंट कर दो सिक्योरिटीज का। सिक्योरिटीज आपने अलॉट की तो 30 दिनों के अंदर अंदर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल की जाएगी। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करेंगे आरओसी के पास विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। ये जाती है पैस 3 में, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जाएगी पैस 3 में। इसका फॉर्म याद रखेंगे, ये अपन से पूछ सकता है क्या। हाँ, बैंक अकाउंट ही बंद हो गया, ठीक है, तो आप कंपनी को इंटीमेट करो आप कंपनी को इंटीमेट करो भाई, वरना तो कंपनी उसी में डालेगी। रूल यही कहता है कि जहां से पैसा आया है उसी में डाल दो। जेन्युइन केस हो तो कंसीडर कर ले, बात अलग है, ठीक है। आगे देखो कंटेंट क्या क्या आएगा रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का, वो सुनो। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट है तो भाई डिटेल्स तो बताओगे ना, किन किन को शेयर्स अलॉट किए हैं। डिटेल ऑफ अलॉटीज, उनका नाम, कितने शेयर्स अलॉट किए, ये सब डिटेल्स ऑफ अलॉटीज। सेकेंड, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सिक्योरिटीज इशूड अदर देन कैश। अब बोलोगे मैम अदर देन कैश कैसे। कंपनी ने कर्जा लिया था 10 लाख रुपए का, किससे, मिस्टर ए से। अब उसके बदले में इसको सिक्योरिटीज जारी कर रही है, अलॉट कर रही है। अदर देन कैश है कि नहीं है, बताओ, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट अगर इनके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा, आपने कुछ अमाउंट लिया इनसे, तो इनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सिक्योरिटीज इशूड फॉर अदर देन कैश, ये जाएगी किसके साथ, इसमें आपकी डिटेल देनी है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में अगर इनके साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया था, रिटर्न में नहीं था हमारा कॉन्ट्रैक्ट, और वो चीज ऐसी थी बेटा, अगर रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट होता तो उस समय क्या पे करनी पड़ती, स्टैम्प ड्यूटी। अब आपने कॉन्ट्रैक्ट को रिटर्न में किया नहीं, तो उस समय तो आपने स्टैम्प ड्यूटी दी नहीं, तो अब ये कहेंगे कि भाई अब दो, अब दो। क्या कहेंगे, इफ नो कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स विद स्टैम्प ड्यूटी, और ये मान लिया जाएगा जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, राइटिंग में हो गया। भाई यहां तो लगाना पड़ेगा ना कि आप दे क्यों रहे हो इनको शेयर्स, तो बदले में आपने क्या किया है, उनसे पैसे ले रखे हैं आपने, या फिर आपने उनसे कर्जा ले रखा है, किसी चीज के लिए तो बदले में आप दे रहे हो। और अगर आपने उनसे क्या कर रखा है, डेप्ट ले रखा है, तो आप उसको एक कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में बनाओ, अगर नहीं है तो बनाओ, स्टैम्प ड्यूटी पे करो और वो यहाँ पे अटैच करो। अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वही लगा दो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है तो डिटेल विद स्टैम्प ड्यूटी आपको देनी पड़ती है अलॉन्ग इन रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। पेज 3 के कंटेंट तो आते ही आते हैं, पेज 3 के अलावा ये चीजें भी आपको यहाँ पर देनी पड़ती हैं। रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट लगाओगे। सपोज करो कंपनी ने 20 करोड़ रुपए की कोई जमीन खरीदी थी, किससे खरीदी थी, मिस्टर एक्स से। अब ये जमीन 20 करोड़ की है या नहीं, अपन कैसे मान ले, क्या लगाएंगे रिपोर्ट, रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट। अब इस 20 करोड़ के बदले में कंपनी क्या कर रही है बेटा, सिक्योरिटीज जारी कर रही है, तो हम क्या माने भाई उस प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू है, वो तो कंपनी तो कुछ भी लिख देगी। रिपोर्ट किसकी, रजिस्टर्ड वैल्यूअर की। आगे क्या लिखा है, बोनस इशू में आपने शेयर जारी किए, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कंपनी को कंसिडरेशन के बदले में कुछ भी नहीं मिलता, नहीं मिलता ना। लेकिन बोनस शेयर आप पढ़ोगे यूनिट नंबर 4 में, चैप्टर 4 में, वहां पर क्या पास करना पड़ता है, ओनली ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। तो कोई रिजोल्यूशन पास हुआ है ना अपना, तो उस रिजोल्यूशन की कॉपी लगाई जाएगी यहाँ पे साथ में। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में पेज 3 के कंटेंट आएंगे ही आएंगे, उसके अलावा और चीजें आनी है। कौन सी आएंगी, अलॉटी की डिटेल्स देनी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इफ इट इज फॉर अदर देन कैश उसकी कॉपी लगाओ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है तो स्टैम्प ड्यूटी के साथ डिटेल्स दो, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी के बदले में शेयर्स जारी किए हैं तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट लगाओ, और अगर बोनस शेयर के बदले में है तो फिर क्या करोगे, फिर आपको यहाँ पर रेजोल्यूशन की कॉपी भी लगानी पड़ेगी। अगर आपने डिफॉल्ट किया तो कंपनी या ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे कितनी पेनल्टी है, 1000 पर डे, मैक्सिमम रुपीज 1 लाख, 1000 पर डे, मैक्सिमम रुपीज 1 लाख। तो ये पेनल्टी हमें यहाँ पे दी गई है। ये पूरा सेक्शन हमारा आ गया 39। क्या दे रखा है इसके अंदर, देखो एक बार, अब लीगल प्रोविजन गवर्निंग द अलॉटमेंट।
सेक्शन नंबर हमारा 39 है। क्या लिख रखा है? सेक्शन 39 प्रोविजन देता है अपन को रिगार्डिंग द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, और रूल्स कौन से आएंगे अपने? कंपनी पैस रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है। पहला हमारा पॉइंट क्या कहता है सेक्शन 39 का? मिनिमम अमाउंट आ जाना चाहिए। ये बात कर रहा है मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी की। किसकी बात करेंगे? लिख लो साइड में, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी। मैंने आपको बताया था कंपनीज एक्ट क्या कहता है, द मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी इज द अमाउंट विच इज स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस, है ना। लेकिन सेबी ने क्या बोल रखा है? 90%। ठीक है, तो जिन पे सेबी का कंट्रोल नहीं है उन कंपनीज के लिए तो आप प्रोस्पेक्टस में जो लिखवा दोगे वही हो जाएगा, पर जिन पे सेबी का कंट्रोल है वहां तो 90% लगेगा। मिनिमम है, उससे ज्यादा लिखवा सकते हो तुम। आगे क्या लिखा है? नो अलॉटमेंट ऑफ एनी सिक्योरिटीज by a company offered to public for subscription shall be made unless amount is stated in prospectus। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी को कितना होता है? द अमाउंट विच इज स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। ठीक है, एज द मिनिमम अमाउंट हैज बीन सब्सक्राइब्ड एंड द सम पेबल हैज बीन पेड और रिसीव्ड बाय द कंपनी बाय चेक और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। कैश में नहीं, बाय चेक और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। प्रोस्पेक्टस मस्ट स्टेट की मिनिमम अमाउंट जो है वो आ चुका है। मिनिमम अमाउंट इतना होगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी, ये प्रोस्पेक्टस में आपको बताना पड़ता है। सच मिनिमम अमाउंट मस्ट बी रिसीव्ड फ्रॉम द सब्सक्राइबर और इन्वेस्टमेंट एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन। समझ आई बात की नहीं आई बताओ? जब आप प्रोस्पेक्टस जारी कर रहे होते हो तो उसके अंदर आप बताते हो कि इतना मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट आ जाना चाहिए, नहीं आया तो हम आपका पूरा पैसा रिफंड कर देंगे। अब एप्लीकेशन मनी की बात करेगा, कितना होता है? मैंने बताया था 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। 100 रुपए का है तो 5 रुपए तो होना ही चाहिए एप्लीकेशन मनी। क्या दिया है? क्वांटम ऑफ अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन। अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन ऑन एवरी सिक्योरिटी शेल नॉट बी लेस देन 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, या फिर जैसा कि सेबी बताए। ये हर जगह आएगा, जैसा कि सेबी बताए। अभी तो यही चल रहा है प्रैक्टिकली, 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स। इसको क्या लिखना साइड में? मिनिमम एप्लीकेशन मनी। मिनिमम एप्लीकेशन मनी। मैंने कहा था दो चीजों की बेटा चेकिंग होगी ही होगी। एक तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी आया कि नहीं आया ये चेक करोगे आप, और दूसरा क्या चेक करोगे? मिनिमम एप्लीकेशन मनी आया या नहीं आया। अगर ये आपका नहीं आया, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मिनिमम अमाउंट इज नॉट सब्सक्राइब्ड। ठीक है, कितने दिनों के अंदर अंदर? 30 दिनों के अंदर अंदर आपके पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी नहीं आया, तो अब इसको क्या करना है भाई? वापस करना है ना। शैल बी रिटर्न विद इन सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब करेंगे अभी आगे, यही रूल्स में आ रहा है अपना 15 दिन में वापस करो। नहीं कर पाते हो 15% की रेट से इंटरेस्ट है। पढ़ो एक बार। रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी। अगर मिनिमम अमाउंट सब्सक्राइब नहीं हुआ और स्पेसिफाइड पीरियड में आपने वापस करना है, एप्लीकेशन मनी रीपे करना है, कितने दिनों में? टाइम पीरियड आ गया देखो 15 दिनों में। अगर नहीं किया तो जो भी डायरेक्टर्स हैं या जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट है जॉइंटली और सेवरली लाइबल माने जाएंगे। कितनी इंटरेस्ट? 15%। रिफंड विद इन 15 डेज, अदरवाइज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15%। अदरवाइज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15%। नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन या फिर नो मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट। नहीं आया, रिफंड करो विद इन 15 डेज। इफ नॉट, एट द रेट ऑफ 15% इंटरेस्ट पे करो। कौन सा रूल चल रहा है? और जगह याद करो ना करो, यहां याद कर लेना, रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 दोनों चीजों को कवर कर रहा है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट भी आ रहा है और मिनिमम एप्लीकेशन मनी भी आ गए। दोनों चीजें लिए मैंने, देखो नहीं आया पूरा पैसा रिफंड होगा।
कितने दिनों में? 15 दिनों में। नहीं कर पा रहे तो कितनी रेट से इंटरेस्ट है? 15% की रेट से इंटरेस्ट। यहां तक क्लियर है क्या? बताओ बेटा। विच अकाउंट टू बी यूज फॉर रिफंड? जहां से एप्लीकेशन आई है उसी को यूज करूंगी ना। अभी बोला था ना जहां से पैसा आया है वहीं वापस जाएगा। तो देखो क्या दिया है, एप्लीकेशन मनी टू बी रिफंडेड शैल बी क्रेडिटेड ओनली टू द बैंक अकाउंट फ्रॉम विच सब्सक्रिप्शन वाज रेमिटेड। सही है ना, जहां से पैसा आया है वही रिफंड होगा, उसी अकाउंट में जाएगा। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, वेन एवर अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल मेक्स एनी अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, क्या करना है इनको? रजिस्ट्रार के पास एक रिटर्न फाइल करनी होती है। ठीक है, कितने दिनों में? विद इन द 30 डेज। आप शेयर्स अलॉट कर रहे हो ना, अलॉटमेंट के विद इन 30 डेज आपको फाइल करनी होती है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। किसको फाइल करते हैं? टू आरओसी। कौन से फॉर्म में? PAS 3। ठीक है, टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द रिटर्न हम पढ़ चुके हैं, कितनी? विद इन 30 डेज। और कौन सा फॉर्म? PAS 3। डिटेल्स टू बी अटैच्ड विद PAS 3। PAS 3 के साथ क्या क्या डिटेल दोगे? भाई PAS 3 फॉर्म MCA की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो, उसकी डिटेल तो आपको देनी है। उसके अलावा क्या डिटेल दोगे? अलॉटीज की डिटेल याद आ रहा है? लिस्ट ऑफ अलॉटीज, उनके नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, कितनी सिक्योरिटीज अलॉट की है वगैरह। लिस्ट ऑफ अलॉटीज हमने पढ़ा था, डिटेल्स ऑफ अलॉटीज याद आ रहा है? तो ये पूरी हो गई। इसके बाद क्या करेंगे अपन? इसके ऊपर साइन होंगे, लिस्ट शेल बी सर्टिफाइड बाय द सिग्नेटरी ऑफ PAS 3। और ये सिग्नेटरी यूजुअली कौन होते हैं बेटा? डायरेक्टर्स। ये साइन करते हैं इस पे कि ये बिल्कुल सही है, लिस्ट ऑफ अलॉटी बिल्कुल सही है, वो सर्टिफाई कर देंगे। अब कंसीडरेशन अदर देन कैश वाली बात बताई थी ना आपको, कंपनी ने कर्जा लिया है उसके बदले में जारी किए हैं, सपोज करो, है ना। तो एक shall be attached to form number PAS 3 a copy of contract duly stamped pursuant to which the securities have been allotted along with the contract of sale relating to the property or asset or the services। कंपनी ने किसी से कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, कोई सर्विसेज ली हैं, उसके बदले में सिक्योरिटीज अलॉट कर रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट लगाओगे, कॉपी साथ में लगेगी कॉन्ट्रैक्ट की अलॉन्ग विद स्टैम्प ड्यूटी। अगर कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में नहीं है तो डिटेल्स दोगे ना अलॉन्ग विद स्टैम्प ड्यूटी, वो आ गया देखो। वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि ऊपर वाले रूल में बताया गया था, राइटिंग में नहीं था, तो क्या करोगे? कंपनी क्या करेगी? PAS 3 के साथ में कंप्लीट पर्टिकुलर्स देगी विद स्टैम्प ड्यूटी, और ऐसा माना जाएगा as would have been payable if the contract has been reduced in writing and shall be deemed to be instrument within the Indian Stamp Act। आपने अगर राइटिंग में जो डिटेल है वो ले ली और स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट कर दिया तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पूरा बन गया इंस्ट्रूमेंट। पहले तो राइटिंग में नहीं था ना, अब रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट की वजह से आपका ये राइटिंग में आ गया। आगे आया अटैचमेंट टू रिपोर्ट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। प्रॉपर्टी बेची कंपनी ने, सॉरी खरीदी कंपनी ने, बदले में अपनी सिक्योरिटीज जारी की हैं, तो वहां पर रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट लगेगी कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है। तो अ रिपोर्ट of registered value respect to valuation of the consideration shall also be attached along with the contract। कॉन्ट्रैक्ट में तो दिखा दिया 20 करोड़ की प्रॉपर्टी के बदले में शेयर जारी किए, अब प्रॉपर्टी 20 करोड़ की है या नहीं है कैसे पता चलेगा? इसमें अपन को क्या चाहिए? रिपोर्ट लगानी पड़ेगी रजिस्टर्ड वैल्यूअर की। अटैचमेंट ऑफ रेजोल्यूशन इन केस ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर आपने जारी किए, उसके लिए आपने शेयर्स को अलॉट किया है, आपने बोनस शेयर अलॉट किए हैं, तो अब उस केस में क्या होगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ होगा, तो उस रेजोल्यूशन की कॉपी भेजो साथ में। शैल बी अटैच्ड विद फॉर्म नंबर PAS 3। ये भी वही सेम चीज ही है, इसको चाहे मत लेना तुम यहां से,
पर मैं बता देती हूँ तुम्हें, 62(1)(c अपन पढ़ेंगे, कहाँ पर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 में। तो हम पढ़ेंगे कि कंपनी जो है ना पब्लिक में किसी को भी शेयर जारी कर सकती है फॉर कंसिडरेशन इन कैश और अदर देन कैश। अब अदर देन कैश में तो अपना वही सिनेरियो आ गया, प्रॉपर्टी के बदले, सर्विसेज के बदले, तो वहां तो इसकी वैल्यूअर की रिपोर्ट लगेगी ही लगेगी बेटा। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो वही सेम सिनेरियो है कि अगर प्रॉपर्टी वगैरह के बदले में दिया है कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट लगानी पड़ेगी। पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट, पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट क्या था, 1000 पर डे, मैक्सिमम 1 लाख। जहां पर डे वाली पेनल्टी आती है ना, वहां मैक्सिमम यही है, 1000 पर डे, मैक्सिमम 1 लाख। अब इस चार्ट को देख लो एक बार फटाफट। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज का एक चार्ट बनाया है इन्होंने। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी, मिनिमम एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी किससे कम नहीं होना चाहिए, 5% और सच परसेंटेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी। अभी सेबी ने कुछ नहीं बता रखा, तो अभी प्रेजेंटली कितना चल रहा है, 5% चल रहा है। मिनिमम अमाउंट अगर सब्सक्राइब नहीं हुआ, एप्लीकेशन 5% से कम आ रहा है अपने पास अमाउंट, विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टर और सच पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय सेबी, पूरा पैसा रिटर्न करो। कितने दिनों में, 15 दिन में। नहीं कर पाए तो इंटरेस्ट देंगे ना 15% की रेट से। अब क्या हुआ, अगर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गया, एप्लीकेशन मनी भी मिल गया, क्या कर दे, शेयर्स अलॉट कर दे, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल कर दे रजिस्ट्रार के पास, कितने दिनों में, 30 days के अंदर अंदर। डिफॉल्ट के केस में क्या बोला, 1000 पर डे, मैक्सिमम 1 लाख, है ना, मैक्सिमम 1 लाख। ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है यहाँ पर। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी वाले उन्हीं चीजों को यहाँ पर दोबारा रिपीट किया है, आप चाहे मत पढ़ना, आप सीधे एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ लो। प्रोस्पेक्टस में आप दे सकते हो, लेकिन आपको लिस्टिंग करानी पड़ेगी पब्लिक ऑफर के केस में। अब लिस्टेड कंपनी पे लगती है सेबी की गाइडलाइन, तो वहां 90% हो गया ना। सेबी ने बेटा कितना बताया, 90%। कंपनीज एक्ट तो कहता है प्रोस्पेक्टस में आपने 40% दे दिया, सपोज करो, काम थोड़ी ना चलेगा। लिस्टिंग कराओगे तो कितना चाहिए वहां पे, 90%। तो जनरली लगता 90% है। अब यहां देखो इन्होंने दिया है, अब अपन ज्यादा दिमाग लगाते भी नहीं है। खैर, क्वेश्चन पढ़ो एक बार, एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ो। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी जो प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ था उसका 80% ही मिला था। जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी प्रोस्पेक्टस में लिखा है वो तो पूरा आना चाहिए ना, उसका कितना आया था, सिर्फ 80%। और जो कंपनी है उसने क्या किया, बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ अलॉटमेंट 50% पैसा जो है ना अकाउंट से निकाल लिया। गलत है कि नहीं है बताओ, बिल्कुल गलत है। Therefore it started allotting shares, thereafter started allotting the shares to the subscriber, बिल्कुल गलत है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास 100% नहीं आता, ये लैंग्वेज समझ आई क्या, 80% ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन है ना, जितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है उसका 80% ही आया और इन्होंने शुरू कर दिया, वो तो गलत है ना। जितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिखा है पूरा आना चाहिए था। आगे इसमें देखो इन्होंने आंसर पार्ट में कैसे दिया, इसको देखते हैं एक बार। अकॉर्डिंग टू द अबव एग्जाम्पल, रक्षा डिटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, इन्होंने सिर्फ कितना अमाउंट रिसीव किया है, ओनली 80% ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जितना प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी नहीं आया। सो अलॉटमेंट इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 39 which prohibit a company making any allotment until it has received the amount of minimum subscription. Further, under section 39 इसको रिफंड करना पड़ेगा पैसा टू द एप्लीकेंट, कितने दिनों में, 15 दिन में। नहीं करोगे तो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15%। इन प्रेजेंट केस रश्मि इज विद इन हर राइट्स टू रिफ्यूज द अलॉटमेंट, वो मना कर सकती है। क्लियरली समझ आया कि नहीं आया बताओ मुझे। तो ये चीजें हमें यहाँ पर इन्होंने बताई। बहुत केसेस होते हैं भाई, अब आजकल नहीं होता। आजकल क्या हुआ, सोशल मीडिया काफी ज्यादा हो गया, तो लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, पता चल जाता है। कई बार अच्छी अच्छी कंपनीज के भी नहीं हो पाते थे मिनिमम सब्सक्रिप्शन पहले। अंडरराइटिंग हुई है तो बात अलग ही हो गई ना। अंडरराइटिंग, हर कंपनी अंडरराइटर्स, भैया हर जगह पैसा लगता है।
इशू हाउस आपके लिए काम तो कर देंगे पर वो कमीशन काटेंगे। अंडर राइटर्स आपके लिए काम कर रहे हैं, फ्री में थोड़ी ना करेंगे बेटा। तो छोटी कंपनीज इस जगह थोड़ी ना जाएंगी, तो बड़ी बड़ी कंपनीज जाती हैं मैनेज करवाने के लिए। यहां तक दिक्कत है क्या? कोई बताओ मुझे, यहां तक समझ आ गया क्या? अपन ने आज क्या पढ़ा वो देख लो। अपन ने ना 28 सेक्शन से स्टार्ट किया था, ओएफएस पढ़ लिया। 27 में बोला वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस, है ना, वो पढ़ा। उसके बाद हमने क्या लिया, सेक्शन 40 पढ़ा, स्टॉक एक्सचेंज वाला। सेक्शन 39 पढ़ाया फिर हमें अलॉटमेंट वाला इन्होंने, ठीक है। अब हम हर जगह पढ़ते आ रहे हैं ना, मिस स्टेटमेंट हुआ तो ये पेनल्टी लगेगी, वैसी ही लगेगी जैसे नॉर्मल प्रोस्पेक्टस पे लगती है। चाहे रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस था तो बोला सेम लाइबिलिटी एज इन प्रोस्पेक्टस, शेल्फ में भी पढ़ाया सेम लाइबिलिटी एज इन प्रोस्पेक्टस। तो मिस स्टेटमेंट के केस में क्या पेनल्टी लगती है वो अब हमें ये पढ़ाने जा रहा है, मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस। अब ये मिस स्टेटमेंट क्या चीज होती है वो बताती हूँ एक बार, रुको। गोल्डन रूल है ये हमारा, गोल्डन रूल फॉर फ्रेमिंग द प्रोस्पेक्टस। अच्छा, थोड़ा फाउंडेशन से लिंक करते हैं। प्रोस्पेक्टस इनविटेशन टू ऑफर था ना भाई, हमारी कंपनी ऐसी है, आप चाहो तो हमारी कंपनी में निवेश कर सकते हो। फिर क्या होता था, एप्लीकेशन दी जाती थी इन्वेस्टर के द्वारा और इसको अपन बोलते थे कि ऑफर आ गया, और फिर बदले में शेयर्स अलॉट कर देती थी कंपनी, तो बोलते थे इट इज एक्सेप्टेंस बाय द कंपनी। तो ये पूरा प्रोसीजर चलता था। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है प्रोस्पेक्टस, जिसके बिहाफ पर इन्वेस्टर अपना हार्डली अर्न मनी क्या करेगा बेटा, कंपनी में लगा देगा। तो इसके अंदर कुछ भी गलत लिखा हुआ नहीं होना चाहिए और कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग नहीं होनी चाहिए। एक तो जो लिखोगे वो झूठ नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, और कोई इंपॉर्टेंट चीज छिपाओगे नहीं। कंसीलमेंट भी यहाँ पर मिस स्टेटमेंट में आ जाता है। छिपाओगे तो वो भी किस में चला जाएगा, यहीं पे कवर हो जाएगा, ठीक है। और उस पे भी आपकी फिर वो सिविल और क्रिमिनल दोनों तरीके की लाइबिलिटी लगेगी। क्या दिया हुआ है देखो, प्रोस्पेक्टस मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स विच आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द इन्वेस्टर। प्रोस्पेक्टस में सभी इंपॉर्टेंट चीजें दी जानी चाहिए जिससे इन्वेस्टर जो है वो अपना डिसीजन सही से ले सके। इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट, फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन आप प्रोस्पेक्टस में नहीं दोगे। कुछ भी झूठा नहीं लिखवाना है, कुछ भी गलत नहीं लिखवाना है। या तो आप जानबूझ के डाल रहे हो तो इसे बोलते हैं कमीशन, कमिट करना, एक्ट कमिट किया मतलब गलत काम किया। तो एक या तो हो सकता है कमीशन या हो सकता है ओमिशन। ओमिश मतलब ओमिट, भूल गए हम तो, पर वो भूलने से काम नहीं चलेगा ना। अगर इंपॉर्टेंट मटेरियल फैक्ट है तो आपको बताना ही पड़ेगा। फिड्यूसी रिलेशनशिप है और इसको बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। एक तरीके से ये पब्लिक को चीट कर रहे हो आप। पब्लिक जहां सीन में आ गई तो वहां पे होता क्या है, पेनल्टी बहुत ज्यादा लगती है, तो बहुत बड़ा अपराध माना जाता है और इस पे क्या लगेगी, पेनल्टी। इसकी पेनल्टी याद करेंगे। याद क्या करना है, बेसिकली वही है, सेक्शन 447 की पेनल्टी आएगी क्रिमिनल वाले केस में। तो वो अपने हर जगह पढ़ते आ रहे हो ना, सेक्शन 447 की पेनल्टी लगेगी। इस चैप्टर में आपको पढ़ाएगा कि सेक्शन 447 की पेनल्टी है क्या, वो हम पढ़ेंगे, है ना। इसमें क्या दिया हुआ है देखो, दो तरीके की बेटा लाइबिलिटी होती है। एक तो होती है बेटा सिविल और एक होती है क्रिमिनल। क्रिमिनल दी है सेक्शन 34 में, 35 में सिविल दे रखी है। मैं शॉर्टली आपके माइंड में फिक्स करती हूँ कि क्या कहना चाहते हैं। एक तो होता है कि भाई आपसे गलती हो गई, अनजाने में हुई, भूल से हुई, ठीक है, तो जिस बंदे को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दो, बात खत्म हो जाएगी। यहां फीचर में आई सिविल लाइबिलिटी। आपसे गलती हुई, अनजाने में हुई, और आप क्या है, जिस बंदे को आपकी गलती से नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दो, काम खत्म हो जाएगा। इट इज रॉन्ग डन अगेंस्ट अ पार्टी। एक पार्टी के अगेंस्ट गलत काम हुआ है और उसको कंपनसेट कर दो, काम खत्म हो जाता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, गलत काम किया गया है जानबूझ के, गिल्टी माइंड। अब जानबूझ के करोगे तो ये तो बड़ी पेनल्टी लगेगी ना। ये किस में आएगा तुम्हारा, क्रिमिनल में। एक हुआ अनजाने में। देखो छोटे लेवल के क्राइम सिविल में चले जाते हैं, जहां क्या लगते हैं,
फाइन। यूजुअली यहाँ पर जेल नहीं होती, यूजुअली यहाँ पे जेल नहीं होती। और क्रिमिनल वाले ऐसे हैं जहां भाई फाइन तो लगेगा ही लगेगा, साथ में क्या होती है, जेल होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। सिविल के अंदर अपना लगता है सिविल प्रोसीजर कोड, और क्रिमिनल में लगेगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सिविल लाइबिलिटी एक पर्सन के अगेंस्ट गलत हुआ है उस पर लगती है, और क्रिमिनल लाइबिलिटी जब आप स्टेट गवर्नमेंट एक तरीके से पब्लिक के अगेंस्ट गलत काम कर रहे हो तब लगती है। स्टेट मतलब गवर्नमेंट, पब्लिक, देश के खिलाफ ही गलत हो गया एक तरीके से ये तो। ठीक है, एक पर्टिकुलर पार्टी के अगेंस्ट किया, अनजाने में हुआ, वो किस में गया, सिविल में गया। ठीक है, लॉस और डैमेज होना जरूरी होता है सिविल लाइबिलिटी में। सिविल लाइबिलिटी सिर्फ कब लगती है, जब किसी बंदे को नुकसान हो और आपसे कहा भी क्या जाता है उसको जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर दो, काम खत्म। ठीक है, जबकि क्रिमिनल में जरूरी नहीं है कि उस बंदे को लॉस हो, बस आपका गिल्टी माइंड प्रूव होना चाहिए कि आपने गलत काम करने की कोशिश की थी, तो हम यहाँ क्रिमिनल में कवर कर लेंगे। पेनल्टी किस पे लगेगी, क्रिमिनल जो पेनल्टी है वो हमेशा किस पे लगती है, जिन जिन लोगों ने प्रोस्पेक्टस को ऑथराइज किया था, जिन जिन लोगों ने प्रोस्पेक्टस को ऑथराइज किया था उन सब के ऊपर क्या लगेगी, सेक्शन 34 क्रिमिनल लाइबिलिटी लगेगी। ठीक है, और वो कहती क्या है, कौन सी पेनल्टी है वो, सेक्शन 447, बड़े लेवल की पेनल्टी है, अपने कोर्स में पढ़ेंगे अपन, 10 साल तक की जेल हो सकती है। जहां भी कंपनीज एक्ट में फ्रॉड हुआ है ना, हर जगह क्या पढ़ा है, सेक्शन 447 की पेनल्टी लगेगी, वो यहाँ पे हमें पढ़ाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ अगर सिविल लाइबिलिटी है तो वो किस किस बंदे पे लगेगी, डायरेक्टर, कोई भी जो डायरेक्टर बनने वाला था नई कंपनी के केस में, प्रपोज डायरेक्टर, किसी ने अपना ओपिनियन दिया एज एन एक्सपर्ट तो वो भी लपेटे में आ जाएगा, जिसने इशू ऑथराइज किया था ये वाला ये भी आ जाएगा, पर्सन हु ऑथराइज द प्रोस्पेक्टस, वो भी यहाँ जिम्मेदार माने जाएंगे। कैसे, कंपनी तो होगी जिम्मेदार, साथ में डायरेक्टर, प्रपोज डायरेक्टर, प्रोमोटर, एक्सपर्ट, वन हु ऑथराइज इज लाइबल टू पे कंपनसेशन टू द इन्वेस्टर। सिविल के लिए जरूरी क्या है, लॉस होना चाहिए, सिविल के लिए जरूरी क्या है, लॉस या डैमेज होना चाहिए। क्रिमिनल में लॉस या डैमेज नहीं भी हो तो पेनल्टी लगती है, गिल्टी माइंड है, मेंस रिया बोलते हैं जिसको। आगे क्या बोला, डिफेंस, क्या बचने के कोई आसार हैं क्या भाई, हाँ भाई है, बच सकते हो आप। अगर क्रिमिनल लाइबिलिटी से बचना चाहते हो, दो में से एक चीज प्रूव कर दो। क्या प्रूव करना है, कि वो स्टेटमेंट इममटीरियल था, जिसको आप मिस स्टेटमेंट बोल रहे हो वो इममटीरियल था। कैसे, ये चीज बोली गई कि मिस्टर ए को कंपनी का डायरेक्टर बनाया जाएगा, और मिस्टर ए कोई नामी व्यक्ति नहीं है, एक नॉर्मल पर्सन है। अब मिस्टर ए को डायरेक्टर नहीं बनाया तो इससे कोई पब्लिक थोड़ी ना मिसलीड हुई तुम्हारे, तो आप क्या बोल रहे हो, दिस स्टेटमेंट इज इममटीरियल, तो क्रिमिनल लाइबिलिटी मत लगाओ। दूसरा, रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव, मेरे पास ये मानने के उचित कारण थे कि जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। अगर आप ये प्रूव कर दोगे तो आप बच जाओगे। इन दो सिनेरियो में आप बच सकते हो, डिफेंस है आपके पास, क्रिमिनल लाइबिलिटी से बचना है, दो चीजें प्रूव कर दो, एक तो स्टेटमेंट कैसा था, इममटीरियल, नॉट इंपॉर्टेंट, दूसरा आई हैड द रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव इट। ठीक है, तो इन दो केस में हम बच सकते हैं। सिविल से बचना चाहते हो तो तीन तरीके हैं। पहला, डायरेक्टर बचना चाहता है, क्या बोलेगा कि भाई मैं डायरेक्टर था, मुझे जैसे ही पता चला मिस स्टेटमेंट है, मैंने अपनी कंसेंट वापस ले ली। भाई मैंने एक बार कंसेंट दी थी मेरी, मुझे जैसे ही पता चला प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट है, आई विथड्रॉ माय कंसेंट, तो मैं बच जाऊंगा। समझ आ गई बात, तो विथड्रॉ द कंसेंट टू बी डायरेक्टर, मतलब ये प्रोस्पेक्टस जारी हुआ ना, उससे पहले तो मैं डायरेक्टर ही नहीं रहा, मैंने तो क्या किया, अपनी कंसेंट ही वापस ले ली। सेकेंडली, मैंने तो एक्सपर्ट की रिपोर्ट पे विश्वास किया था, एक्सपर्ट का ओपिनियन था साथ में जुड़ा हुआ, एक्सपर्ट की रिपोर्ट आ रही थी, मैंने उस पर विश्वास किया था, एक्सपर्ट ने अपनी कंसेंट दी थी, तो आप एक्सपर्ट को लपेटो, मुझे छोड़ दो। बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ। तो भाई एक्सपर्ट ने अपनी कंसेंट दी थी, एक्सपर्ट ने अपनी कंसेंट विड्रॉ भी नहीं की थी, तो ही विल बी लायबल, आप बच सकते हो। तीसरा, प्रोस्पेक्टस इश्यूड विदाउट माय नॉलेज, एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, एक सीए के साथ में उसका एक डायरेक्टर फ्रेंड एक कंपनी का गाड़ी में जा रहा था, फ्रेंड था, तो वो कोई आउटिंग पे जा रहे थे, तो उसने ऐसे ही नॉर्मली पूछा, यार ऐसे हो सकता है क्या, ऐसे कर सकते हैं क्या, ये चीज सही है क्या, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है क्या। उसने ऐसे ही बातचीत में बोल दी, हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब उसका ओपिनियन डाल दिया एक्सपर्ट ओपिनियन में, सीए भी एक्सपर्ट में आता है,
आता है। अब भाई वो बोलता है मुझे तो इसकी जानकारी नहीं थी, मुझे तो इसकी जानकारी नहीं थी, और जब मुझे पता चला तो मैंने इसे खत्म कर दिया। भाई मुझे जानकारी नहीं थी, अगर मैं ये प्रूव कर दूं, भाई कोई तुमने मुझसे सर्टिफिकेट थोड़ी ना लिया, ये तो आम बातचीत के दौरान एक स्टेटमेंट निकला मेरे मुंह से, मेरा कहीं रिटर्न में साइन थोड़ी ना आ रहा है, कहीं पे लिखा हुआ थोड़ी ना है कि मैंने आपको ये एक्सपर्ट ओपिनियन दिया। एक्सपर्ट की कंसेंट तो लगाओगे ना आप वहां पे। विदाउट नॉलेज है तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, वो बच जाएगा। 3 सिनेरियो में बच सकता है कि मैंने अपनी कंसेंट डायरेक्टर की तरह दी तो थी, लेकिन पता चलता ही वापस ले ली। दूसरा, एक्सपर्ट की रिपोर्ट पे विश्वास किया था, एक्सपर्ट ने अपनी कंसेंट दी थी, विड्रॉ नहीं की थी, तो एक्सपर्ट को लपेटो। फिर क्या बोला, मेरी जानकारी के बिना ही प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया गया था, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, आई एम इनोसेंट, तो सिविल से बचा जा सकता है। सिनेरियो समझ आया क्या? 34 में क्रिमिनल, 35 में सिविल। 34 में कितनी पेनल्टी है? सेक्शन 447 की पेनल्टी क्रिमिनल वाले में, है ना। और 35 में कितनी लगेगी? जितना लॉस या कंपनसेशन उतना, ठीक है। गिल्टी माइंड कहां पे होना चाहिए? क्रिमिनल में। सिविल प्रोसीजर कोड किस पे लगेगा? सिविल लाइबिलिटी। और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर किस पे लगेगा? लॉस और डैमेज किस केस में जरूरी है? सिविल में। अगर मैं कहती हूं कि भाई मेंस रिया जो हमने बोला, अगर मैं कहती हूं क्रिमिनल लाइबिलिटी से बचना चाहते हैं 2 आधार, कौन से? इमटेरियल और रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव। और सिविल से बचना चाहते हैं तो 3 केस, कौन सा? कंसेंट वापस ले ली, दूसरा एक्सपर्ट ओपिनियन, और तीसरा विदाउट नॉलेज। विदाउट नॉलेज। आई थिंक समझ में आ गई क्या चीज? इस पे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं क्रिमिनल और सिविल लाइबिलिटी पे। अब देखो इसके अंदर क्या चीज दी हुई है। मिस स्टेटमेंट का मीनिंग दिया पहले तो बेटा, इन कॉमन पार्लेंस मतलब इन जनरल वे, ऑर्डिनरी मैनर, है ना। जनरली क्या कहते हैं? मिस स्टेटमेंट क्या होता है? एक्ट ऑफ स्टेटिंग समथिंग विच इज फॉल्स और नॉट एक्यूरेट। आप ऐसी कोई चीज लिख रहे हो जो गलत है, सही नहीं है। इट कैन बी आइदर ड्यू टू कमीशन और ओमिशन और बोथ, या तो आप जानबूझ के कर रहे हो या आपसे भूल हो गई, या फिर दोनों, ठीक है। मिस स्टेटमेंट को बहुत सीरियस ऑफेंस माना जाएगा, पेनल्टी लगेगी 34 और 35। 34 में आएगी अपनी क्रिमिनल वाली, 35 में आएगी सिविल वाली। 2 हेडिंग आ गई। देखो लॉस और डैमेज किस में जरूरी है? सिविल में। सिविल प्रोसीजर कोड लगेगा इस पे, प्लस ऑफेंस अगेंस्ट अ पार्टी, पार्टी अगेंस्ट अ पार्टी, एक पर्सन के साथ गलत हुआ है ये माना जाता है। क्रिमिनल में क्या मानते हो? ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, पब्लिक के अगेंस्ट गलत हो गया बरा। अब देखो क्रिमिनल में क्या है? गिल्टी माइंड होना चाहिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लगेगा, ऑफेंस इज रिगार्डेड एज कमिटेड अगेंस्ट द स्टेट और गवर्नमेंट, सरकार के खिलाफ मान लेते हैं इसको। अब क्रिमिनल वाले के बारे में ये हमें बता रहा है। सेक्शन 34 कहता है क्रिमिनल लाइबिलिटी लगेगी मिस स्टेटमेंट के लिए। कैसे लगेगी? एक प्रोस्पेक्टस इशू किया गया है, इंक्लूड्स एनी स्टेटमेंट जो कि अनट्रू है, मिसलीडिंग है, या फिर जो देना चाहिए था वो नहीं दिया, इंक्लूजन और ओमिशन। पब्लिक इससे क्या हो गई बेटा? मिसलीड हो गई। तो जिस जिस पर्सन ने, याद कर रहे हो क्रिमिनल वाली, जिस जिस बंदे ने इसको ऑथोराइज किया सबको क्रिमिनल लाइबिलिटी लगेगी। कितनी लगेगी? सेक्शन 447। 2 केसेस में बच सकते हैं, क्या प्रूव कर दो? इमटेरियल या फिर रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव। सेम है कि नहीं बताओ मुझे। ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया बेटा? क्रिमिनल लाइबिलिटी। अब क्या पढ़ाएगा हमें? सिविल लाइबिलिटी। सिविल लाइबिलिटी हमारी क्या कहती है? देखो मिस स्टेटमेंट के लिए सिविल लाइबिलिटी दी है सेक्शन नंबर 35 में। लाइबिलिटी ऑफ पर्सन इन्वॉल्व, किन किन के ऊपर लाइबिलिटी लगेगी, किन किन को जो लॉस और डैमेज हुआ है वो आपको देना पड़ेगा। पहला देखो डायरेक्टर, याद करो डायरेक्टर, प्रपोज डायरेक्टर, एक्सपर्ट, है ना, और जिन्होंने ऑथोराइज किया वो, प्रोमोटर, कंपनी, सब आ गए थे ना, तो इन सब का नाम आएगा। ऑथोराइज टू बी नेम्ड इन द प्रोस्पेक्टस एज डायरेक्टर, लिखो शॉर्ट में प्रपोज डायरेक्टर, इसी को क्या बोलते हैं? प्रपोज्ड डायरेक्टर। प्रोमोटर ऑफ कंपनी, ऑथोराइज द इश्यू ऑफ द प्रोस्पेक्टस। जबकि क्रिमिनल वाली सिर्फ और सिर्फ डी नंबर पे लगती थी,
क्रिमिनल वाली लगती थी ओनली ऑन द पर्सन हु ऑथोराइज द प्रोस्पेक्टस, याद करो। और सिविल वाली कितने लोगों पे लग रही है? बहुत सारे लोगों पे लग रही है, एक्सपर्ट पे भी लग रही है, ठीक है। लाइबल टू पे कंपनसेशन टू एवरी पर्सन जिसको क्या हुआ है, लॉस या डैमेज। कब नहीं देना पड़ेगा? 3 एक्सेप्शन आएंगे, 3 चीजें पड़ी थी ना, लाइबिलिटी से बचने के आसार बताए थे ना, 3 जगह बच जाओगे। कब? पहला, कंसेंट विड्रॉ कर ली, भाई पहले तो दी थी, वापस ले ली मैंने तो भाई। प्रोस्पेक्टस मेरे नॉलेज के बिना जारी हुआ है, प्रोस्पेक्टस मेरी जानकारी के बिना जारी हुआ है। प्लस आई बिलीव्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट, और उस एक्सपर्ट ने जो है said person has given the consent, has not withdrawn such consent before filing of prospectus with registrar। तो अब आप मुझे नहीं, एक्सपर्ट को पकड़ो। यहां तक समझ आई कि नहीं आई ये बता दो मुझे, ये क्लियर है यहां तक? तो ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया बेटा? क्रिमिनल लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी व्हेन द प्रोस्पेक्टस वाज इश्यूड विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड, धोखा देने के इरादे से अगर प्रोस्पेक्टस पब्लिक में जारी किया है तो हर बंदे की लाइबिलिटी क्या? अनलिमिटेड। कैसे दिया है देखो, अगर प्रोस्पेक्टस जारी हुआ है विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड द एप्लीकेंट, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, पब्लिक को धोखा दे रहे हैं। फॉर द सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी और एनी अदर पर्सन और फॉर एनी फ्रॉडुलेंट पर्पज, एवरी पर्सन शैल बी पर्सनली responsible without any limitation on the liability for all or any of the loss or damage that may be incurred by that person who subscribed the securities। तो जिसने भी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब किया है उसे जो भी नुकसान हुआ है आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। डायरेक्टर के अगेंस्ट केस फाइल किया है एक अलॉटी ने, फॉल्स स्टेटमेंट आ रहा है कहां पर बेटा? प्रोस्पेक्टस में, ठीक है। अगर डायरेक्टर इशू से जुड़ा हुआ है, ऑथराइज्ड किया है उसने इशू को, तो सिविल भी लगेगी और क्रिमिनल भी लगेगी, ठीक है। डायरेक्टर का क्या कहना है भाई? डायरेक्टर कहता है कि मैंने तो प्रोमोटर के स्टेटमेंट पे विश्वास किया था। अब ये कह करके बच सकता है क्या? आपसे पूछा गया भाई। अगर हम बात करें, अगर क्रिमिनल में पूछे तो 2 ही आधार थे बचने के, मिस स्टेटमेंट और रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव, दोनों में से कुछ भी नहीं है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। सिविल पे आ जाते हैं, एक्सपर्ट की रिपोर्ट पे डाल के बच सकता था, पर क्या प्रोमोटर एक्सपर्ट होता है? नहीं होता है, तो नहीं बच पाएगा, ठीक है। क्या लिखा है इसके अंदर? क्या डायरेक्टर लाइबल है? द आंसर इज यस, डायरेक्टर विल बी लाइबल फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट मेड इन द प्रोस्पेक्टस। दोनों लाइबिलिटी लगेंगी, 34 और 35, 34 वाली क्रिमिनल और 35 वाली सिविल। Whereas the section 34 imposes a criminal punishment on every person who authorized the issue of prospectus, section 35 particularly डायरेक्टर को इंक्लूड भी करता है। 34 में तो ये दिया हुआ था एवरी पर्सन हु ऑथराइज द इशू वो जिम्मेदार होगा, 35 में तो अलग से डायरेक्टर का नाम भी आ रहा है। आगे क्या दिया है? सर्टेन सिचुएशन वेयर अ डायरेक्टर विल नॉट इंकर द लाइबिलिटी, वो आपने कहां दिए हुए थे? 35(2) में दिए हुए थे, उनमें से ये किसी में फंस नहीं रहा, क्यों? एक्सपर्ट तो है नहीं ना प्रोमोटर, तो कैसे बचेगा? बट नो सच एक्सेप्शन स्पेसिफाई रिलाइंग ऑन द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड द प्रोमोटर ऑफ द कंपनी इज अ वैलिड ग्राउंड फॉर द मिस स्टेटमेंट, इसलिए डायरेक्टर जिम्मेदार माना जाएगा। ये आपके पीछे बुक में दिए हुए आईसीआई के क्वेश्चन में से एक है, सेम टू सेम क्वेश्चन अभी आईसीआई की बैक साइड भी आएगा बेटा। ये आगे क्या दिया हुआ है देखो, इसमें लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट का चार्ट बना है, फटाफट इसको पढ़ लेते हैं, बिल्कुल रिवीजन है ये जो हमने अभी अभी पढ़ा है। मिस स्टेटमेंट के लिए लग सकती है क्रिमिनल और सिविल लाइबिलिटी, क्रिमिनल वाली सेक्शन नंबर 34, सिविल वाली सेक्शन नंबर 35। क्रिमिनल लाइबिलिटी किस पे लगेगी? जिसने उसको ऑथोराइज किया। सिविल वाली किस पे लगेगी? कंपनी, डायरेक्टर, प्रपोज डायरेक्टर, एक्सपर्ट, प्रमोटर, है ना, पर्सन हु ऑथराइज्ड, सब पे लगेगी, ठीक है। क्रिमिनल कितनी होती है? 447 वाली, इसमें कितना? जितना लॉस हुआ उतना दे दो, ठीक है। बचने के आसार 2 क्रिमिनल में, इमटेरियल था तो बच जाओगे, रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव था तो बच जाओगे। और अगर डिफेंस इधर बात करें सिविल में, तो
मैंने कंसेंट वापस ले ली, बिलीव्ड ऑन कंसेंट यानी एक्सपर्ट की रिपोर्ट पे विश्वास किया, बिना मेरी जानकारी के प्रोस्पेक्टस जारी हो गया। एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़ लो, ये भी अपना हो चुका है। वैसे मैंने एक बार कल आई थिंक इसको डिस्कस किया है, ऐसा क्लास में कुछ एग्जाम्पल दिया था, पढ़ो आपको समझ में आएगा। कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में बोलेगी कि भाई हमने तो है ना इतने सालों से लगातार डिविडेंड देते आ रहे हैं, पर ये नहीं बताएगी कहां से दे रही है, कैपिटल से, जो अलाउड नहीं होता ना। इंपॉर्टेंट फैक्ट को कंसील कर लिया ना, छिपा लिया, तो छिपाना भी मिस स्टेटमेंट में आता है, सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी लगेगी। समझ आई बात कि नहीं आई बताओ। ऑल स्टेटमेंट कंटेन इन प्रोस्पेक्टस इशूड वे लिटरली ट्रू, वैसे देखा जाए तो सही थे। प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ था कंपनी लगातार डिविडेंड पे करती आ रही है कई सालों से। नो डिस्क्लोजर, ये नहीं लिखा था कि ये डिविडेंड किससे दे रहे हो, कैपिटल प्रॉफिट से, नॉट आउट ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट। एक अलॉटी जो है अवॉइड करना चाहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड प्रोस्पेक्टस वाज फॉल्स इन मटेरियल फैक्ट, कर सकता है क्या? अलॉटी कह रहा है कि भाई आपने इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया, ये तो गलत है, मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहता हूं, कर सकता है? द आंसर इज यस, ही कैन डू इट। कैसे दिया है देखो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मेन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है। क्या दे रखा है देखो, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट। अगर आप ये डिस्क्लोज नहीं करते कि डिविडेंड किससे दे रहे हो, कैपिटल प्रॉफिट से, ये तो कंसीलमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको देना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली किससे देते हो आप, रेवेन्यू प्रॉफिट से। ठीक है, अंडर एक्सेप्शनल केसेस इट में पे डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, लेकिन आपको डिस्क्लोज करना होता है। इट इज अ मटीरियल मिसरिप्रेजेंटेशन विच हैज बीन मेड। अकॉर्डिंगली अलॉटी के पास ऑप्शन है, क्या कर सकता है, ही कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है क्या बेटा बताओ। एक एग्जाम्पल और दिया है, ये पढ़ो। एक प्रोस्पेक्टस इशू किया बेटा कंपनी ने, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, मिस स्टेटमेंट। जैसे ही इसका पता चला मिस स्टेटमेंट का, एक एक्सपर्ट है अनिलेश, जिसने पहले अपनी कंसेंट दे रखी थी, रीजनेबल नोटिस दे दिया स्टेटिंग की प्रोस्पेक्टस वाज इशूड विदाउट हिज नॉलेज एंड कंसेंट। क्या इस तरीके से अपनी लाइबिलिटी से बच सकता है क्या? ये अपना ऑप्शन था वहां पे, याद करो कि अगर आप शो कर देते हो कि भाई आपको पता नहीं था, आपकी कंसेंट पहले तो ली गई थी, बाद में आपने पब्लिक को नोटिस तो दे दिया ना बेटा, लोगों को आपने बता दिया कि ये मेरी जानकारी के बिना है, भाई मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं, एक तरीके से कंसेंट विड्रॉ कर ली है। अब कंसेंट विड्रॉ कर ली तो जिम्मेदार नहीं होता ना, एक्सपर्ट नहीं होता ना, बच जाएगा ना इस केस में। तो अब क्या लिखा है ये देखो एक बार, पब्लिक ऑफर दे दिया ना, रीजनेबल नोटिस, प्रोस्पेक्टस वाज इशूड विदाउट माय नॉलेज एंड कंसेंट। हाँ इन्होंने दिया है, लेकिन अगर पब्लिक नोटिस दे दोगे मतलब पब्लिक को बता दिया। अब ये पब्लिक को बोल, भाई एक बार तो कंसेंट चली गई, अब उसको तो ये कैसे बदले, इसके पास तरीका क्या है, पब्लिक को नोटिस ही तो दे सकता है बेचारा, और ऑप्शन क्या है, प्रोस्पेक्टस तो बेटा दोबारा आएगा नहीं, तो रोकने का तरीका यही होता है विड्रॉ करने का, पब्लिक नोटिस दे दो। प्रोस्पेक्टस कैसे दोबारा आएगा, लिटरली सोच के देखो। अब इसमें क्या दिया हुआ है देखो एक बार, अभी उठाए नहीं है, उससे पहले किया है इसने। अगर उससे बाद में अगर ऐसा किया गया है तो ये बोल सकता है कि भाई मैंने तो अपनी वहां पे पब्लिक नोटिस दे दिया था तो मैं सेफ हूं, उसके बाद जो बचे हुए बंदे उनको पकड़ो। तो जब आपकी कंसेंट थी, आपने विड्रॉ ही नहीं किया, लोगों का पैसा आ गया, तो आप कैसे बचोगे, नहीं बच सकते। ये तो तभी है जब आपने रीजनेबल पब्लिक नोटिस दे दिया, नहीं दोगे तो कैसे बचोगे बताओ। सेक्शन 35 क्या कहता है, नो पर्सन शैल बी लाइबल इफ ही प्रूव्स, अगर वो प्रूव कर दे प्रोस्पेक्टस वाज इशूड विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट, और जैसे ही उसको पता चला उसने क्या दे दिया, रीजनेबल पब्लिक नोटिस। भाई मुझे जानकारी नहीं थी, वो दो केस को मिक्स कर रहा है। कौन से देखो, एक तो मैंने वो सीए और डायरेक्टर फ्रेंड वाला दिया था ना, आमतौर पे कोई बातचीत हुई, स्टेटमेंट डाल दिया प्रोस्पेक्टस में, मुझे पता ही नहीं कि मेरा स्टेटमेंट आ रहा है, मैं कहूंगी ना बिना जानकारी के था मेरे तो जब पता लगेगा तभी तो बताऊंगी लोगों को, मुझे जैसा ही पता चला मैंने सबको बता दिया, तो मैं फ्री हूं। क्या बोला, इट वॉज इशूड विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट, अनिलेश इज कवर्ड अंडर द अबव एक्सेप्शन, तो ही कैन एस्केप द लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन
प्रोस्पेक्टस, बच सकता है। पब्लिक नोटिस दे देना तो बच जाएगा, जैसे ही पता चले पब्लिक नोटिस दे दे तो बच जाएगा। अपन आ रहे हैं बैक साइड के क्वेश्चंस पे एक बार। नहीं, और अपन अब आगे का टॉपिक नहीं लेने वाले, क्वेश्चंस करेंगे सिर्फ थोड़े से। ये 39 का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है एक आईसीआई में आपके, ये वाला कर लो। चलो टॉपिक नया नहीं ले रहे, क्वेश्चन देख लो, एक दो जो अभी टॉपिक में कवर किए हैं हैंड टू हैंड हो जाएंगे। How does the Companies Act regulate and restrict the following matter in respect of company going for public issue of share? Theoretical है ये तो आपका, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी और मिनिमम एप्लीकेशन मनी। कितना होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन? अमाउंट स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस लिख के आना, क्योंकि क्या पढ़ रहे हो, कंपनीज एक्ट है ना। और दूसरा मिनिमम एप्लीकेशन मनी 5% ऑफ द nominal value of the share, nominal value of the shares। एक मिनट, ये वाला अभी किया था आज, अंडर राइटिंग वाला। अब आप बताओ मुझे अंडर राइटर्स में क्या आएगा आंसर। यूनिक बिल्डर्स लिमिटेड है, डिसाइड टू पे 2.5% ऑफ वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स एज अंडर राइटिंग कमीशन। आर्टिकल में लिखा है 2%, कर सकते हैं क्या? इसी तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं और आई थिंक ये सबसे इजी होते हैं, कर सकते हैं ना सेक्शन नंबर 40 के अकॉर्डिंग, है ना। रेट क्या कहती है? 2.5, डिबेंचर दिया ना तो 2.5% और द रेट गिवन इन आर्टिकल विच एवर इज लेस, यही था हमारा। एक सिंपल सा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट है इजी, पढ़ना एक बार। क्वेश्चन नंबर 3, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ चंद्रा मैकेनिकल टॉयज लिमिटेड प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं, इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम द पब्लिक फॉर सब्सक्राइबिंग द इक्विटी शेयर। आपको बताना क्या है, वो रिपोर्ट्स जो इसमें इंक्लूड होनी चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। भाई हमें कंपनीज एक्ट में नहीं बताया गया, कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है, सच इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट जो कि सेबी बताएगी इन कंसल्टेशन विद सीजी। जब तक सेबी नहीं बताएगी तो सेबी कंसल्टेशन विद सीजी से डिसाइड नहीं करती इस एक्ट में, तब तक जो सेबी के रेगुलेशन में इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट है वही लगेंगे ना। तो हम इतना ही लिख के आएंगे, हमें कोई रिपोर्टों के नाम नहीं डालने, यही चीज लिख के आएंगे, वही इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट जो कहां पे बताई गई है, सेबी ने बताई है इन कंसल्टेशन विद सीजी, और नहीं बताई तब तक कौन सी लेनी है, जो सेबी के रूल्स में लगती है। तो ये देखने में लग रहा है बट आपको इसमें डिटेल्स देनी नहीं है। सेकंड क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस पे मैंने बोला था ना क्वेश्चन आते हैं सीधे। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, याद करो, शेल्फ मतलब लाइफ, 1 साल वैलिडिटी पीरियड, मैक्सिमम 1 ईयर। पहली बार क्या फाइल करोगे, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है, सब्सिक्वेंट ऑफर में जाएगा सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, पेज 2 वाला, याद आ रहा है। उसके अंदर क्या बताते हो, कंटेंट्स क्या क्या थे, नए चार्जेस क्रिएट हुए, फाइनेंशियल पोजीशन में क्या चेंज आया, कोई भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो आई, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में कोई चेंजेस आ गए तो, अगर किसी बंदे ने एडवांस पैसा आपको दे रखा था, ठीक है, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम उसने पढ़ा, अब उसका दिल नहीं है आपकी कंपनी में पैसे लगाने का, क्या करे, रिफंड तो करेंगे ना उसको, एडवांस वाला अमाउंट रिफंड भी होता है। वैलिडिटी पीरियड मैक्सिमम 1 ईयर, कहां से काउंट करते थे, फर्स्ट ऑफर की सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन होती है तब से वो 1 साल काउंट होगा। उस पीरियड के दौरान क्या है, 1 साल में कभी भी कंपनी कितनी भी सिक्योरिटीज चाहे वो इशू कर सकती है। नो नीड टू फाइल फर्दर प्रोस्पेक्टस, ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस अलोंग विद इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम ही प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। याद आ रहा है। तो हमने सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन रीड आउट कर लिए कि भाई अभी टाइम है तो कर लेते हैं, नहीं ये नहीं करेंगे अभी। चलो ठीक है फिर इतना लेते हैं आज, है ना।
ओके डन। चलो आज क्लास यहाँ तक ही रखते हैं बेटा। फिर कोई क्वेरी है तो बताना बेटा। अनुष्का ये दोनों बेटा अलग अलग है। सेक्शन 25 वाला केस जो था वो था कंपनी देती थी बेटा इशू हाउस को, है ना, और फिर इशू हाउस आगे क्या करता था, पब्लिक में जाता था। वो 25 वाले में कवर हो गया। अब ये वाला जो आपने पढ़ा था ना 28 वाला, ये ओएफएस है। यहाँ पे मेंबर अपने शेयर्स कहते हैं कंपनी को कि आप बिकवा दो। दोनों के लिए वर्ड डीम्ड प्रोस्पेक्टस यूज हुआ है। और कोई क्वेरी है बेटा किसी की, पूछ सकते हो आप। अर्पित, श्रुति, एनी क्वेरी? नहीं? तो चलो फिर अपन वाइंड अप करते हैं बेटा।